अध्याय 21 आगे मुझे जल्दी है। अल्पविराम। सामने खड़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से बेहद साधारण था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे अत्यधिक दबाव और खतरे का एहसास हुआ। उस क्षण निशांत के रोंगटे खड़े हो गए और उसके दिल में एक अभूतपूर्व सिहरन दौड़ गई। विक्रम ने उदासीनता से मुस्कुराया। उसके हाथ में स्वर्ग भक्षण कला हेवन डिवावरिंग मिरियड फेज आर्ट तैयार थी, लेकिन इसके विपरीत निशांत का चेहरा घबराया हुआ था। वह अपना दांव वापस लेना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहरी लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। निशांत के आक्रामक रवैये को देखकर और आगे होने वाले संभावित खूनी मंजर के बारे में सोचकर वे घबरा गए और नजरें फेर लीं। गरज, तेज आवाज के बाद कुछ स्पष्ट आवाजें सुनाई दी। ये पता नहीं चल पाया कि यह हड्डियों के टूटने की वजह से था या किसी और कारण से। मैदान में रेत और पत्थर उड़ने लगे। धूल और धुआं फूट पड़ा। आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव सबके शरीरों पर छा गया, जिससे वे चौंककर एक कदम पीछे हट गए। क्या हुआ? इसका इतना बड़ा प्रभाव क्यों पड़ा? इतनी अपार आध्यात्मिक शक्ति! क्या ऐसा हो सकता है कि निशांत ने एक बार फिर सफलता प्राप्त कर ली हो? धूल के कारण सबकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक क्षण के लिए सबके मन में बेचैनी हुई और उन्होंने गर्दनें फैलाकर देखने की कोशिश की। तार्किक रूप से देखा जाए तो हालांकि निशांत की अंतिम क्षमता शक्तिशाली थी, लेकिन यह निश्चित रूप से इतना बड़ा दबाव नहीं बना सकती थी। 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी इसी तरह हैरान थे। वे एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। वहीं दूसरी ओर निहाल ने भौहें चढ़ा ली। अचानक उसके मन में एक बुरी आशंका जाग उठी। ये कैसे संभव है? धूल छंटने के बाद अंततः सभी को अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हालांकि वे सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने केवल विक्रम को हाथ पकड़े खड़े देखा। इसके विपरीत निशांत बेहोश होकर एक तरफ गिर पड़ा था। यहां तक कि कृपाण दांत वाला बाघ भी नहीं, अब उसे तो बिना दांत वाला बाघ कहना चाहिए। विक्रम के हाथों में दो विशाल और नुकीले दांत थे और वह उनसे खेल रहा था। आखिरकार सबको पता चल गया कि पहले आई तीखी आवाज कहां से आई थी। विक्रम ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बस इतना ही। 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यह एक बहुत छोटा वाक्य था और इसमें और कुछ नहीं कहा गया था। फिर भी जो लोग समझ गए, वे समझ गए। ये 100 शब्द कहने से भी अधिक घातक था। 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को इससे पहले कभी इतनी बड़ी अपमानजनक स्थिति का सामना कब करना पड़ा था। जिस व्यक्ति को नहीं गिरना चाहिए था, वह गिर गया। दूसरी ओर उनकी नजरों में छोटा सा दिखने वाला वह व्यक्ति बहुत ही घमंडी था। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई चींटी हाथी के सामने अपनी बड़ाई कर रही हो। मुझे जल्दी है। ये सुनकर निहाल का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। इसके बाद मंच पर आने वाले व्यक्ति सन मिंगजे थे। उनकी शक्ति निशांत से भी कहीं अधिक थी। निशांत के उदाहरण से प्रेरित होकर वह और भी अधिक सतर्क रहेंगे और अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। बच्चे, ज्यादा घमंड मत करो। अभी अभी तो तुम बस भाग्यशाली रहे। मंच के नीचे मौजूद कई लोगों की भी यही सोच थी। किसी को भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी कि विक्रम सचमुच निशांत को एक ही झटके में मार सकता है। हो सकता है उसने कोई विशेष तरीका अपनाया हो। विक्रम ने बड़ी ईमानदारी से कहा, अभी अभी तुम्हारे जैसी बातें करने वाला व्यक्ति बेहोश होकर ले जाया गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरे शिकार नहीं बनोगे। उसके द्वारा गला दबाए जाने के बाद सन मिंगजे ने कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत आक्रामक मुद्रा अपनाए और अपने पालतू जानवर 6 सितारा आकाश चीरने वाले बंदर को बुलाया। इसी प्रकार विक्रम ने भी लिटिल ग्रीन को लड़ाई के लिए बुलाया। सन मिंगजे निशांत जैसा नहीं था। शक्ति के मामले में वहां मौजूद कोई भी विक्रम की बराबरी नहीं कर सकता था। आखिरकार उसके पास स्वर्ग भक्षण करने वाली असंख्य कला और ऑक्टेन ब्लास्ट की दोहरी शक्ति थी। इसीलिए विक्रम अभी निडर होकर निशांत के हमले का डटकर सामना कर रहा था। हालांकि सन मिंगजे ने इस बार सबक सीख लिया था और उसने आकाश को चीरने वाले बंदर को विक्रम की ओर बढ़ा दिया। हालांकि यह सिर्फ एक परीक्षण था, उसने आकाश को चीरने वाले वानर की अंतिम क्षमता, आत्मा को वश में करने वाली दहाड़ का इस्तेमाल किया था। किसी भयानक राक्षस की कान फाड़ देने वाली चीख के साथ ही ऐसा लगा मानो सबके कान के पर्दे फट गए हों। कम साधना स्तर वाले कुछ लोगों ने तो अपने कान ढक लिए थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर अत्यंत पीड़ा के भाव स्पष्ट थे। बाकी लोगों ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को जल्दबाजी में लगा दिया। मंच पर ध्वनि तरंगों ने वायु धाराओं को ऊपर उठा दिया और वे वास्तव में भौतिक रूप धारण करने में सक्षम थीं।
ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि आकाश को चीरने वाले बंदर की ध्वनि तरंगे कितनी भयावह थीं। लिटिल ग्रीन, विक्रम ने जोर से चिल्लाया और नन्हा हरा जीव पल भर में हवा में उड़ गया। हरी बिजली की तरह वह आकाश को चीरने वाले बंदर के शरीर से इतनी तेजी से लिपट गया कि नंगी आंखों से उसे पकड़ पाना मुश्किल था। बाद आकाश को चीरने वाला बंदर अचानक हमले से अचंभित हो गया और उसे अपना हमला रोकना पड़ा। उसके गले के चारों ओर हरे रंग का एक घेरा लिपटा हुआ था और दूर से देखने पर वह एक पत्ते जैसा लग रहा था। ये लिटिल ग्रीन की उत्कृष्ट कृति थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 2 स्टार वाला पालतू जानवर होना चाहिए। एक 2 स्टार पालतू जानवर कब से 6 स्टार पालतू जानवर को बांध सकता है? सभी लोग मानो सपने में जी रहे हों। सुन मिंगजे को भी यह बात समझ नहीं आई, लेकिन युद्ध के अपने व्यापक अनुभव के कारण उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। स्वर्ग विखंडक, वह जोर से चिल्लाया और अचानक जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने उसे सचमुच 2 हिस्सों में फाड़ दिया हो। उससे निकलने वाले दबाव ने सबको चौंका दिया। ये देखकर कि दरार तेजी से विक्रम की ओर बढ़ रही है और उसे पूरी तरह से निगलने वाली है, विक्रम ने शांत भाव से अपनी हथेली से प्रहार किया। यह अंत है, अब सब कुछ खत्म होने का समय आ गया है। उसके हाथ से एक और भी भयानक आभा निकली। ऐसा लग रहा था मानो कोई गगनचुंबी इमारत ढहने वाली हो। उसके कारण आकाश और धरती का रंग बदल गया। उसकी शक्ति ऐसी थी मानो वह 5 पहाड़ों को आसानी से चूर चूर कर सकता हो। इस बार विक्रम की हरकतें आखिरकार सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। उसने बस हल्के से हाथ हिलाया और सन मिंगजे कागज के पुतले की तरह असीम हथेली की शक्ति से हवा में उड़ गया। सभी के मुंह खुले रह गए। उन्होंने सन मिंगजे को हवा में उड़ते हुए देखा, जिसने एक खूबसूरत पर्वलय बनाया और फिर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। अगला, विक्रम ने लापरवाही से कहा। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे लग रहे थे मानो वह 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के सामने जितना हो सके उतनी मार खाना चाहता हो। इस समय निहाल का चेहरा किसी बर्तन के तले जैसा था। मुझे भी तुम पर हाथ आजमाने दो। वह आदमी लंबा और हट्टा कट्टा था। उसकी बाघ जैसी आंखें चमकीली और जोश से भरी थीं। वह ऐसा दिखता था मानो उससे हल्के में न लिया जाए। उसकी आंखें ठंडी और कठोर थीं और वह अनावश्यक शब्द नहीं बोलता था। अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उसके कंधे पर एक भव्य चील विराजमान थी। वास्तव में ये 7 सितारा 9 विकास वाला वज्र चील था। उसने अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए मानो उसमें बिजली की छोटी छोटी किरणें दौड़ रही हों। ये देखकर ही उसकी असाधारणता का अंदाजा लगाया जा सकता था। 9 विकास वाला स्वर्ण वज्रबाज अपनी गति के लिए प्रसिद्ध था। ये 1000 मील दूर से भी किसी का सिर काट सकता था। झाओ बो की अप्रत्याशित चालों की तकनीक के साथ विक्रम को ये भी पता नहीं चल पाता कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। निहाल ने ठंडी मुस्कान दी, मानो वह पहले से ही विक्रम का सिर काटे जाने का दृश्य देख सकता हो। अध्याय 22, चाहे कोई भी आए, बात एक जैसी ही रहती है। अल्पविराम। यहां तक कि देवांशी और अन्य लोग भी विक्रम के लिए पसीना बहाने से खुद को रोक नहीं पाए। मार्शल आर्ट की दुनिया में गति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसकी गति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। विक्रम के जीतने की संभावना बहुत कम लगती है। हालांकि विक्रम शक्तिशाली है, लेकिन उसने अभी अभी उन दोनों से लड़ने में बहुत ऊर्जा खर्च कर दी है। हो सकता है कि वह उससे निपट न पाए। भीड़ ने विक्रम का अपमान करना शुरू कर दिया, जिससे पवन और बादल डोजो के सदस्य भड़क उठे। दूसरी ओर देवांशी शांत और संयमित थी, मानो उसे पूरा विश्वास था कि विक्रम ही जीतेगी। बड़ी बहन, आपको चिंता क्यों नहीं हो रही है? देवांशी चुपचाप अखाड़े की ओर देखती रही, उसकी नम आंखों में विश्वास झलक रहा था। मुझे उस पर भरोसा है। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, उन दोनों के बीच की लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। सुनहरे पंख हवा में नाच रहे थे, बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे बिखर रहे थे। बिजली की छोटी छोटी चमक के साथ वे और भी सुंदर और रंगीन लग रहे थे। ये थोड़ा थका देने वाला था। कभी बेहद प्रभावशाली दिखने वाला 9 इवोल्यूशंस थंडर कोंडोर अब एक गंजे पक्षी में बदल गया था। हालांकि उसका शरीर विशाल था और दूर से देखने पर वह एक बड़े मांस के गोले जैसा दिखता था। अगर 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग न होते तो अब तक सब लोग जोर जोर से हंस चुके होते। फिर भी सबके कंधे कांप रहे थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हंसी रोकना कितना मुश्किल रहा होगा। 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के चेहरे के भाव अच्छे नहीं थे, खासकर निहाल के। उनका चेहरा इतना उदास था कि मानो उससे पानी टपक रहा हो। बेकार का कचरा,
उसने दांत पीसते हुए किसी तरह एक वाक्य बोला। 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अन्य सदस्यों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उन्हें अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ होने पर गर्व था, लेकिन अब वे सभी एक अज्ञात व्यक्ति के हाथों में पड़ गए थे। सबसे अहम बात यह थी कि वह व्यक्ति केवल हॉटियन स्तर 4 पर था। अगर यह बात फैल जाती तो 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। विक्रम ने शांत भाव से कहा, अगला। ये वाक्य किसी भयानक धुन की तरह था। जब 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने इसे सुना तो वे सचमुच भयभीत हो गए, इतना कि वे एक दूसरे को देखने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह मंच पर जाए। आखिरकार कुछ बेहतरीन लड़ाकों को विक्रम ने पहले ही हरा दिया था। तुम सब निकम्मे लोग हो। ऐसे नाजुक समय में तुम में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुम्हें खिलाने का क्या फायदा? निहाल घबरा गया। मंच पर विक्रम को देखते हुए उसके चेहरे पर भयावह भाव थे। अगर ऐसा है तो मैं खुद ऊपर जाऊंगा। युवा स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे थोड़े चिंतित हो गए। ये लड़का थोड़ा अजीब है। मुझे नहीं पता कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इससे पहले सन जैमिंग, निशांत और अन्य सभी हार चुके थे। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही निहाल का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी निगाहें भयावह रूप से ठंडी थीं। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं उससे हीन हूं? उसकी जिद देखकर भी उसे और समझाने में नाकाम रही। इसके अलावा, हालांकि निहाल का व्यक्तित्व अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत निर्विवाद थी। वह उन तीनों से भी श्रेष्ठ था, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। निहाल को स्वयं मंच पर आते देख कई लोगों ने अलग अलग भाव प्रकट किए। अब तो देखने लायक एक बढ़िया तमाशा है। यहां तक कि 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा मुखिया ने भी खुद इसमें हिस्सा लिया है। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? ये कहना मुश्किल है। हालांकि निहाल शायद ही कभी कोई चाल चलता है, लेकिन युवा पीढ़ी के बीच उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। जहां तक विक्रम की बात है, उसकी लगातार 3 जीतें उसकी ताकत को साबित करने के लिए काफी हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो ये निहाल निश्चित रूप से हार जाएगा। चूंकि 3 महान विशेषज्ञ पहले ही हार चुके हैं, इसलिए अगर वह भी आगे बढ़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके बगल में खड़े उसके साथी ने उसे घूर कर देखा। तभी उसने गौर किया कि 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद लोगों के चेहरे और भी गहरे काले पड़ते जा रहे थे। उसके साथी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए उसे याद दिलाया, बोलते समय तुम्हें अपनी सीमा का पता नहीं होता। अगर विक्रम शक्तिशाली है तो क्या हुआ? उसके पीछे कोई नहीं है तो वह मजबूत पृष्ठभूमि वाले 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कैसे लड़ सकता है? इन लोगों की फुसफुसाहट विक्रम और निहाल के कानों तक भी पहुंच गई। वान हे लियांग के चेहरे पर मौजूद कुरूपता थोड़ी कम हुई, फिर भी उसकी निगाहों में छिपी क्रूरता स्पष्ट थी। अगर पहले उसका इरादा सिर्फ विक्रम को सबक सिखाना था, तो अब वह जान से मारने की मंशा से भरा हुआ था। तुम में कुछ काबिलियत और किस्मत तो है, लेकिन तुम यहीं रुक जाओगे क्योंकि तुम मुझसे मिल चुके हो। विक्रम थोड़ा अधीर हो गया। तुम्हारा 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स युद्ध शुरू होने से पहले हमेशा ऐसी बकवास क्यों करता है? पहले 3 लोगों का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो। आखिरी तुम नहीं होगे। अहंकारी, हद से ज्यादा अहंकारी। 1000 जानवरों के वाणिज्य मंडल के लोगों की तो बात ही छोड़िए, अन्य गुटों के लोग भी इन शब्दों को सुनकर तिरछी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक अहंकारी और आत्मविश्वासी होना स्वयं को जरूरत से ज्यादा आंकना है। क्या इस बच्चे को सच में लगता है कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? वह सच में ऐसी बातें कहने की हिम्मत करता है? क्या वह अकेले ही अखाड़े में मौजूद सभी को हरा सकता है? मंच के नीचे मौजूद लोग जोश से चर्चा कर रहे थे, लेकिन मंच पर चल रही लड़ाई पहले ही गतिरोध की स्थिति में पहुंच चुकी थी। विक्रम के जोर से चिल्लाने के बाद ऑक्टेन ब्लास्ट, तेज हवा का झोंका पूरे मंच पर फैल गया, जिससे सभी लोग एक एक करके पीछे हटने लगे। वे इस बल से प्रभावित होने से भयभीत थे और मंच की फर्श की टाइलों पर कई दरारें पड़ चुकी थीं। ये सभी युद्ध तकनीकों और आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा छोड़े गए निशान थे। निहाल ने तुरंत एक पारदर्शी सुरक्षात्मक कवच निकाला। कवच की सतह पारदर्शी पानी की रोशनी से लहरा रही थी और यह देखने में बेहद असाधारण लग रहा था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी सुरक्षात्मक परत पूरी तरह चकनाचूर हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से वह कागज की पतली परत जैसी हो गई थी। उसने अचानक मुंह से खून की एक बड़ी घूंट फूंक दी।
युवा मास्टर। सामने का दृश्य देखकर 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखें मानो फटी रह गईं। एक एक करके वे अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और वान परिवार के ग्रैंड एल्डर शेखर तो और भी अधिक क्रोधित थे। आखिर ये लड़का कौन है? क्या यहाँ कोई इसे जानता है? हालांकि पूछताछ के एक दौर के बाद सभी ने अपना सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उन्हें इसका जवाब नहीं पता था। वह विंड एंड क्लाउड डोजो का कोई उच्च स्तरीय सदस्य होना चाहिए जिसे उन्होंने मार्शल आर्ट एसोसिएशन से यूं ही चुन लिया हो। मुझे सटीक जानकारी नहीं है। शेखर ने गहरी सांस ली और ब्रोकन स्वॉर्ड एस्कॉर्ट एजेंसी और ग्रीन लोट्स मेडिसिन शॉप के लोगों की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ये लड़का सचमुच घृणित है। अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो मैं अपने दिल में बसी नफरत को दूर नहीं कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरी मदद करेगा। ब्रोकन स्वॉर्ड एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों का 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा था। वे उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सहमति दे दी। चूंकि भाई वान ने ऐसा कहा है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से ऐसा करना होगा। ग्रीन लोट्स दवाखाने के बुजुर्ग शी की बात करें तो भले ही उनका चेहरा दयालु दिखता था, लेकिन वे हमेशा मामलों को अपने हाथ में लेने के आदी थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रोकन स्वॉर्ड एस्कॉर्ट एजेंसी भी 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पक्ष में है, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के तुरंत अपनी बात कह दी। चिंता मत करो भाई वान, हम निश्चित रूप से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप अपना गुस्सा निकाल सकें। ये कहने के बाद उसने अपना खास उत्पाद निकाला। यह मध्यम स्तर की एक छोटी सी भाग्य की गोली थी जो किसी रहस्यमय शक्ति से प्रेरित थी। ये गोली थोड़े ही समय में किसी व्यक्ति की खेती की क्षमता को दोगुना कर सकती है। विभिन्न गुटों के कुलीन शिष्यों ने एक साथ गोली खाए और अखाड़े की ओर चल पड़े। धिक्कार है, ये लोग कितने बेशर्म हैं। ये सचमुच ड्रग्स ले रहे हैं। जब पवन और बादल डोजो के लोगों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि चटकने की आवाज आए। छी, ये लोग भी एक क्षेत्र पर राज करते हैं। अगर किसी को हरा नहीं सकते तो नशा करते हैं। ये इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे वास्तव में बारी बारी से लड़ने की योजना बना रहे हैं। भाई लिन चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे डर है कि वे उन्हें थका थका कर मार डालेंगे। बड़ी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या भाई लिन ठीक हो जाएंगे? पवन और बादल डोजो के शिष्य शुरू में विक्रम से अपरिचित थे। हालांकि जब उन्होंने उन्हें मंच पर शानदार प्रदर्शन करते देखा तो उनके चेहरे प्रशंसा से भर उठे। धीरे धीरे वे उनके प्रशंसक बन गए। ये जानना जरूरी था कि विक्रम की जीत का मतलब उनके विंड एंड क्लाउड डोजो की भी जीत थी। विंड एंड क्लाउड डोजो के प्रमुख देवेंद्र, जो देवांशी के पिता भी थे, ने गोलियों की एक बोतल सौंप दी। हालांकि देवांशी का परिवार ताबीज और मुहर बनाने में माहिर एक प्रशिक्षण केंद्र था और धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था, फिर भी कहा जाता था कि भूखा ऊंट घोड़े से भी बड़ा होता है। परिवार का विशाल व्यवसाय अभी भी कायम था। धन्यवाद। विक्रम ने गोलियां ली और उन्हें धन्यवाद दिया। गोल चीनी मिट्टी की बोतल से उसके हाथ गर्म हो गए। इसे खोलने से पहले ही उसे हल्की हल्की ताजगी भरी औषधीय सुगंध महसूस होने लगी थी। विक्रम ने उसे अपनी हथेली में उड़ेल लिया। केवल 2 ही थे। हालांकि प्रत्येक गोली के चारों ओर सुनहरे किनारों वाले औषधीय पैटर्न बने हुए थे। ये उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां थीं। देवेंद्र ने अपना तुरुप का पत्ता निकाला। असल में वह आखिरी हताशा भरे युद्ध की तैयारी देवांशी पर छोड़ना चाहता था। विक्रम ने 4 विशेषज्ञों से मुकाबला किया। ये कहना झूठ होगा कि वह थका नहीं था। अब जब उसने ये गोलियां ले ली थीं, तो उसके पेट के निचले हिस्से से लेकर सिर तक एक गर्म धारा दौड़ उठी। इससे न केवल उसकी खोई हुई ऊर्जा की भरपाई हुई, बल्कि उसकी साधना में भी कुछ दिनों की वृद्धि हुई। दवा लेने के मामले में उनकी बराबरी कौन कर सकता है? वे लोग अपनी खेती की क्षमता को केवल दोगुना ही कर सकते थे, और वह भी केवल अस्थायी रूप से। हालांकि इस व्यवस्था के माध्यम से उन्हें जो कुछ वापस मिला वह वास्तव में लाभ था। झनकार, मेजबान ने लिटिल ग्रीन को 2 दिन की खेती का समय दिया है। 100 टाइम्स क्रिटिकल स्ट्राइक रिटर्न सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। मेजबान को 200 दिनों की साधना प्राप्त हुई है। 100 गुना महत्वपूर्ण प्रहार। विक्रम की आंखें चमक उठी और ऐसा लगा मानो उनमें असीम शक्ति हो। उनकी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे संघनित हो रही थी, मानो आकाश से भारी दबाव पड़ रहा हो। जो लोग मंच पर जाने ही वाले थे वे अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सुनहरी रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया और उसके पीछे मंडराती एक परछाई में सिमट गई।
हालांकि वह थोड़ी धुंधली थी और साफ दिखाई नहीं दे रही थी, परछाई की रूपरेखा स्पष्ट रूप से एक अजगर की आकृति थी। गहरी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति विक्रम में आए बदलावों को देख सकता था, साथ ही उस पर बढ़ते दबाव को भी। अगर पहले विक्रम एक विशाल हरे पर्वत की तरह थे, तो अब वे मानो आकाश और पृथ्वी के साथ एक हो गए थे। ये क्या हो रहा है? इस बच्चे ने दवा की बोतल ली और अंदर घुस गया। प्रमुख गुटों के लोग असमंजस में थे। सभी लोग दवा ले रहे थे, लेकिन विक्रम अलग था। ग्रीन लोट्स मेडिसिन शॉप के लोग चमकती आंखों से देवेंद्र को घूर रहे थे। उनकी निगाहें बहुत तीखी थीं। यहां तक कि देवेंद्र का बूढ़ा चेहरा भी उनकी घूरती निगाहों से शर्मिंदा हो गया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे इस तरह मत देखो। तुमने अभी अभी दवा देखी है। ये सिर्फ एक उच्च श्रेणी की दवा है। इसे अभी भी सामान्य ही माना जाता है। हालांकि बड़ेशी और अन्य लोगों को संदेह था, लेकिन वे जानते थे कि देवेंद्र झूठ नहीं बोल रहा था। आखिरकार वे गोलियां बनाने में विशेषज्ञ थे। सभी लोग हैरान थे। वे तो बस यही सोचते थे कि विक्रम में असाधारण प्रतिभा है। ऐसा नहीं था कि युद्ध में सफलता हासिल करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब व्यवस्था की वजह से था। शेखर का चेहरा गंभीर और भावहीन था। उसने कहा, यह लड़का सचमुच भाग्यशाली है। पहले तो हमें लगा था कि उसने अपनी अधिकांश शक्ति खर्च कर दी है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह इस नाजुक समय में आगे बढ़ेगा। ब्रोकन स्वॉर्ड एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, भाईवान चिंता मत करो। अगर वह आगे बढ़ गया है तो क्या हुआ? हम इतने सारे हैं, क्या हम उसे अकेले ही नहीं हरा सकते? जैसे ही उसने ये कहा, विक्रम ने बेपरवाही से कहा, तुम लोगों का एक एक करके आना समय की बर्बादी है। सब मिलकर मुझसे लड़ो। ये तो हद से ज्यादा घमंड था। सब लोग चौंक गए। आखिर ये तीन प्रमुख शक्तियों का कुलीन शिष्य था, वही जिसने नशा किया था। फिर भी विक्रम ने उन्हें साथ ऊपर जाने के लिए कहा। अरे नहीं, उसने अभी क्या कहा, साथ मिलकर लड़े। वह एक निर्दयी व्यक्ति है, मैं एक इंसान के तौर पर उसका सम्मान करता हूं। ये सुनकर कि विक्रम एक से अधिक योद्धाओं से लड़ना चाहता है, भीड़ में हलचल मच गई। इस युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, ये कहा जा सकता है कि वह एक ही युद्ध में प्रसिद्ध हो गया। आखिरकार उसने लगातार 4 मुकाबले जीते थे और 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी शीर्ष विशेषज्ञ हारकर लौट गए थे। इसके बाद वह मंच पर आगे बढ़ा और 3 प्रमुख शक्तियों के लोगों से लड़ा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गड़गड़ाहट, मंच पर शोरगुल लगातार जारी था। किसी के पास चर्चा करने का समय नहीं था। उनकी आंखें जल रही थीं और वे किसी भी रोमांचक दृश्य को देखने से चूकना नहीं चाहते थे। तीनों प्रमुख शक्तियों के लोग भी बेहद क्रोधित थे और वे उमड़ पड़े। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। बच्चे, अगर तुम हमारे नाम को धूमिल करके शीर्ष पर पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें ये देखना होगा कि क्या तुम ऐसा करने में सक्षम हो। मार्शल आर्ट और युद्ध कला की सभी प्रकार की तकनीकें आपस में इस तरह गुंथी हुई थीं, मानो एक विशाल जाल ने विक्रम के पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। इस तरह के दबाव से मंच पर मौजूद अन्य लोग भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि विक्रम के बाएं हाथ में मार्शल तकनीकें थीं, जबकि दाहिने हाथ में आध्यात्मिक शक्ति थी। लिटिल ग्रीन शक्ति का संचय कर रहा था और उसे प्रकट करने के लिए तैयार था। उसके पीछे एक धुंधली सी छाया दिखाई दे रही थी, मानो कोई प्राचीन विशालकाय जानवर नीचे उतर आया हो। वह आदमी और वह जानवर बेहद तेज थे। वे भूतों की तरह अखाड़े में इधर उधर भागते रहे और विशालकाय अजगर का शरीर पूरे अखाड़े का चक्कर लगाता रहा। बाहर से देखने वालों को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें केवल धुंधली परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। इस विचित्र घटना को देखकर शेखर, जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्हें वास्तव में अपने दिल में बेचैनी का एहसास हुआ। विक्रम अखाड़े में इधर उधर भागता फिर रहा था। हत्याओं से उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने की गति से आगे बढ़ रहा था। टकराना, अनेक प्रकार की शक्तियां आपस में टकराईं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल गोला बना और वह आकाश में फट गया। एक क्षण के लिए आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। ऐसा लगा मानो दुनिया का अंत हो गया हो। कौन जीता, मुझे नहीं पता। क्या ये 3 प्रमुख ताकतें थीं या विक्रम? हर कोई बेहद उत्सुक था। जब धुआं धीरे धीरे छटा तो जमीन पर एक गहरी खाई दिखाई दी। यहां तक कि अखाड़ा भी नष्ट हो चुका था। इससे युद्ध की भीषणता का अंदाजा लगाया जा सकता था। विक्रम बीच में खड़ा था। हालांकि वह कुछ दयनीय दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। दूसरी ओर तीनों प्रमुख गुटों के लोग अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर पड़े थे।
इस समय पूरा स्टेडियम एकदम शांत था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सचमुच जीत जाएगा। हम जीत गए, हम सचमुच जीत गए। कुछ क्षण बाद विंड एंड क्लाउड डोजो के लोगों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। वे खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे और खुशी के आंसू बहाने लगे। इस मैच का महत्व उनके लिए स्पष्ट था। पहले तो लगभग सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब वे मौत के मुंह से वापस लौट आए थे। विक्रम को कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हुए देवांशी की आंखें भी थोड़ी लाल हो गई थीं। तीनों प्रमुख गुटों के लोग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। उनके चेहरे बेहद भयावह थे, खासकर 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के। 24 वैकल्पिक स्वर्ग धन्य भूमि स्कलेट लुवान शिखर। देवांशी धीरे धीरे चलकर पास आए। इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी नम आंखों में भी अविश्वसनीय कोमलता झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कमलों का एक तालाब खिल उठा हो, जिससे लोग नजरें नहीं हटा पा रहे थे। देवांशी को पहले कभी किसी ने इस तरह भावहीन नहीं देखा था। ये देखकर पवन और बादल डोजो के लोग भी दंग रह गए। उनकी निगाहें देवांशी और विक्रम पर पड़ीं और उनके चेहरे पर तुरंत ही एक अस्पष्ट और शरारती मुस्कान आ गई। हालांकि विक्रम मानो अंधा हो गया था। शांत भाव से उसने कहा, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही समझौता है जो हमने पहले किया था। इस यात्रा से उसे बहुत लाभ हुआ था। उसने न केवल साधना स्थलों की समस्या का समाधान किया था, बल्कि लिटिल ग्रीन ने भी अभी अभी हुए युद्ध में सफलता प्राप्त कर हौतियान अवस्था के 9वें चरण तक पहुंच गया था। अब वह श्यानतियान अवस्था तक पहुंचने से केवल एक चरण दूर था। ग्रीन लोट्स मेडिसिन शॉप के व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और पूछा, एल्डरशी, क्या हम अभी भी लड़ने वाले हैं? एल्डरशी ने हाथ उठाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, इस बात की परवाह किए बिना कि 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग अभी भी वहां मौजूद थे। अंधे, अगर हिम्मत है तो मंच पर जाओ और उससे लड़ो। अब जबकि विक्रम ने प्रतियोगिता स्थल को नष्ट कर दिया था, अगर वे लड़ना जारी रखते तो कौन जानता कि किस तरह का दृश्य उत्पन्न होगा। जब शेखर ने ये शब्द सुने तो उसका मन थोड़ा असहज हो गया। दूसरी ओर, यद्यपि ब्रोकन स्वॉर्ड एस्कॉर्ट एजेंसी ने एल्डरशी की तरह सीधे तौर पर अपना रवैया जाहिर नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों से ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तीनों प्रमुख शक्तियों के लोग मूर्ख नहीं थे। वे सभी जानते थे कि अगर विक्रम सिर्फ युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों में से एक है, तो वे इस समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर सकते हैं। हालांकि विक्रम की ताकत बड़ों से कम नहीं थी। ये जानना जरूरी था कि वह अभी केवल 20 वर्ष का ही था, और इतनी कम उम्र में ही उसका भविष्य असीमित था। उसे मारने का कोई फायदा नहीं था। अगर वे उसे खत्म नहीं करते तो वे एक भयानक दुश्मन को नाराज कर सकते थे। उससे अच्छे संबंध बनाए रखना बेहतर था। संक्षेप में, दुश्मन न बनना ही सबसे अच्छा था। 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि विक्रम का सामना कैसे करें। आखिरकार वे अभी अभी उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब थे। अगर वे अब उसके पास जाते तो यह उनके लिए एक करारा झटका होता। इससे पहले कि वे कोई फैसला ले पाते, ग्रीन लोट्स मेडिसिन शॉप के बुजुर्ग शी मुस्कुराते हुए विक्रम की ओर बढ़ रहे थे। छोटे भाई, इतनी कम उम्र में तुम में कितनी ताकत है। युवा पीढ़ी वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम किस स्कूल से हो? जब टूटी तलवार एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों ने ये देखा तो उन्होंने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। एल्डरशी ने जल्दबाजी में कार्रवाई कर दी। हालांकि विक्रम के कुछ बोलने से पहले ही देवेंद्र ने सीधे कहा, इस मैच को जीतने वाला मेरा दामाद है। विक्रम, उसकी तो बात ही छोड़िए। देवांशी भी अवाक रह गई। उसके बर्फ जैसे सफेद गालों की लाली और भी गहरी होती चली गई। मानो मानो रूज की कई परतें उस पर फैल गई हों, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने कोई खंडन नहीं किया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ नहीं बोली। विक्रम और देवांशी की प्रतिक्रिया देखकर बाकी लोग तुरंत समझ गए। विक्रम को अपने जाल में फंसाने के लिए देवेंद्र ने इतनी हद तक जाकर अपनी बेटी को भी दरकिनार कर दिया था। उन्होंने कभी इतना निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा था। वह तो एल्डरशी से भी कहीं ज्यादा निर्लज्ज था। ब्रोकन स्वॉर्ड एस्कॉर्ट एजेंसी के नेता के दिलों में गहरे संकट का भाव उमड़ आया। ग्रीन लोट्स मेडिसिन शॉप ने पहले ही उनका फायदा उठा लिया था, और देवेंद्र की बातों के बाद उनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वे अब चुप नहीं बैठ सकते थे। दामाद से आपका क्या मतलब है? जब मैं उसे देखता हूं तो वह मेरा दामाद होता है। सब लोग, किसी ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। अच्छा, क्या आपके तीनों बच्चे बेटे नहीं हैं? सौभाग्यवश इस बार एस्कॉर्ट लीडर का बेटा एक मिशन को एस्कॉर्ट करने के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया।
अगर उसे पता होता कि उसके पिता विक्रम को जीतने के लिए ऐसे शब्द भी कहेंगे, तो उसे पता नहीं होता कि उसे कैसा महसूस होता। एस्कॉर्ट लीडर ने अपनी असहजता को छिपाने के लिए कुछ बार खांसा, मानो कुछ हुआ ही न हो। विक्रम ने उन्हें देखा और मन ही मन थोड़ा अवाक रह गया। जब 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने देखा कि ग्रीन लोट्स मेडिसिन शॉप और ब्रोकन स्वॉर्ड एस्कॉर्ट एजेंसी एक के बाद एक दल बदल रहे हैं, तो वे एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सावधानी से मुंह खोलकर पूछा, एल्डर वान, क्या हम अब भी बदला लेना चाहते हैं? शेखर ने उसे गुस्से से घूरा। विक्रम को सुर्खियों में देखकर वे असहाय होकर आह भरते हुए बोले, चलो चलें। यहां रुकना भी एक मजाक था। वे विक्रम को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए बेहतर यही था कि वे जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाएं। यहां आने से पहले उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उसकी तुलना में 1020 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के जाने पर किसी का ध्यान नहीं गया। वे निराश होकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। विंड एंड क्लाउड डोजो के लोगों को विदाई देने के बाद विक्रम वापस जाकर घर को स्थानांतरित करने की तैयारी करने लगा। इस यात्रा को एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है। उन्हें न केवल स्वर्ग से प्रेरित पवित्र भूमि प्राप्त हुई, बल्कि लिटिल ग्रीन ने युद्ध के दौरान सफलता भी हासिल कर ली। ये पहले से ही होतियान राज्य के 9वें स्तर पर था। एक और स्तर पार करने पर यह शियानतियान राज्य में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही वे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, अर्नब और अंबिका ने खाना तैयार कर लिया था। विक्रम को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और मुझे रहने के लिए एक नया घर इनाम में मिला। चलो अपना सामान पैक करते हैं और थोड़ी देर में वहां चले जाते हैं। दंपति ने एक दूसरे को देखा और बेहद संतुष्टि महसूस की। उन्होंने यह नहीं पूछा कि उनका नया घर कहाँ है। 3 लोगों के परिवार के पास ज्यादा सामान नहीं था। सामान पैक करने के बाद दंपति विक्रम के पीछे पीछे सड़क पर चल पड़े। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका नया स्थान वास्तव में एक स्वर्ग था। विक्रम के बेफिक्र चेहरे को देखकर उन्हें लगा था कि यह एक साधारण सा घर है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे उन्हें इतना बड़ा आश्चर्य होगा। इस जगह को क्रिस्मोन लुवान पीक कहा जाता था और इसकी कीमत 5 मिलियन क्रिस्टल थी। अर्नब और अंबिका चाहे कई जन्मों तक दिन रात काम करें, फिर भी वे इतनी रकम नहीं कमा पाएंगे। अंबिका हकलाते हुए बोली, श्याओ श्याओ बाई, हम कहीं गलत जगह तो नहीं चले गए, है ना? अर्नब ने उन दोनों को खींचा और जाने ही वाला था कि उसे डर था कि कहीं वह गलती से किसी उच्च कोटि के साधक के क्षेत्र में न घुस जाए और कहीं किसी को नाराज न कर दे, लेकिन विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, अब से यही हमारा नया घर होगा। तुम दोनों यहाँ शांति से रह सकते हो। अब तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का नज़ारा साफ और खूबसूरत था। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे पहाड़ थे। पहाड़ों की कई परतें थीं और दृश्य बेहद सुंदर था। कीड़ों और पक्षियों की चहचहाहट लगातार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे आड़ू के फूलों के स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ की हवा भी अतुलनीय रूप से ताज़ा थी। यहाँ आकर व्यक्ति को केवल सुकून और आराम का अनुभव होता था। विक्रम ने अपने सामने के स्थान का जायजा लिया और बेहद संतुष्ट हुआ। वाकई यह एक उत्तम फेंग शुई वाला स्थान था, इसीलिए चारों प्रमुख गुटों का इतनी भयंकर लड़ाई लड़ना स्वाभाविक था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर थी और यहाँ का नज़ारा भी अनूठा था। इतना ही नहीं, अगर कोई साधक यहाँ साधना करे तो उसे आधे प्रयास में दुगुना लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि अर्नब और अंबिका जैसे साधारण व्यक्ति भी यहाँ रहकर आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित हो सकते हैं। उनकी नसें शुद्ध हो जाएंगी और उनकी आयु भी बढ़ जाएगी। दंपति को ऐसा लग रहा था मानो वे सपने में हो, लेकिन अब उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने फिर से पूछा, क्या भविष्य में यही हमारा घर होगा? जब उन्होंने विक्रम को सहमति में सिर हिलाते देखा तो उनके दिल बेहद उत्साहित हो गए और वे इतने खुश थे कि एक शब्द भी नहीं बोल सके। अध्याय 25 फीनिक्स वंश वाली स्कारलेट लुवान। अल्पविराम। सुबह सुबह स्कारलेट लुवान पीक के ऊपर बादल और धुंध छाई हुई थी। रंग बिरंगी रोशनी की किरणें चारों ओर फैल रही थीं और यहाँ बैंगनी बादलों का जमावड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। कभी 10,000 अमर आत्माएं दर्शन करने आती थीं तो कभी अमर जीव एक साथ दहाड़ते थे। तरह तरह की विचित्र घटनाएं यहाँ उमड़ रही थीं, मानो कोई 9 स्वर्गों के अमर महल में हो। ये किसी सपने या कल्पना जैसा था। सोंग वृक्ष के नीचे विक्रम पालथी मारकर बैठ गया। उसके बगल में एक गहरी खाई थी। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि जरा सी भी लापरवाही से शरीर टुकड़े टुकड़े हो सकता था। लेकिन वह ध्यानमग्न किसी बूढ़े भिक्षु की तरह अडिग बैठा था।
उसके शरीर को रंग बिरंगे बादलों ने ढक लिया था और वहां आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही थी, जिससे वह चरम अवस्था में पहुंच गया था। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मानो कोई देवता अवतरित हो गया हो, और उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से भरी हुई थीं। विक्रम ने हैरानी जताते हुए कहा, यहाँ साधना करने से वाकई आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलता है। डिंग। मेजबान ने 30 दिनों की खेती का कार्य लिटिल ग्रीन को सौंप दिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 30 बार रिटर्न सफलतापूर्वक ट्रिगर हो चुका है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान को 900 दिनों की साधना प्राप्त हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धड़ाम। विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ ढीला हो गया हो, मानो कोई कसकर बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो और उसका पूरा शरीर हल्का होता चला गया। इस समय विक्रम के शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी और यहाँ तक कि उसका रक्त और हड्डियां भी सुनहरी चमक से ढकी हुई थीं। उसकी छोटी छोटी धारा जैसी नसें भी चौड़ी होकर नदी का रूप ले चुकी थीं और आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़कर एकत्रित हो रही थी। वह श्यानटियन अवस्था के प्रथम स्तर तक पहुंच चुका था और यह अनुभूति बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो वह हाथ बढ़ाकर तारों को तोड़ सकता है और चांद को गले लगा सकता है। विक्रम दूर तक देखता रहा। पर्वत श्रृंखलाएं और असीम पहाड़ उसकी आंखों में बस यही अनुभूति बनकर रह गए थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि साधना तकनीकों के मामले में उन्होंने ऑक्टेन ब्लास्ट में एक छोटी सी उपलब्धि हासिल की थी और उन्होंने हेवन डेवोरिंग मायरीड फेज आर्ट में भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की थी। मेरे पास कुछ ही साधना तकनीकें हैं और वे दोनों आक्रामक प्रकार की हैं, इसलिए यह प्रकार अपेक्षाकृत सरल है। उसके पास साधना की केवल 2 ही तकनीकें थीं। हालांकि वे दोनों ही काफी शक्तिशाली थीं, फिर भी वे किसी वास्तव में शक्तिशाली शत्रु का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। विक्रम अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी। दूर से आती हुई आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी और अंत में स्पष्ट हो गई। लिटिल ग्रीन, जो पहले उसके बगल में था, अनजाने में उस विशाल चट्टान की चोटी पर पहुंच गया था। उसका तना हुआ शरीर एक तनी हुई धनुष की डोरी की तरह था, मानो खींचने के लिए तैयार हो। उसकी राक्षसी आंखें भी एक पतली सीधी रेखा में फैली हुई थीं, जिनमें खतरनाक चमक थी। वह आकाश में एक विशेष दिशा की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसके मुंह से आती फुफकार की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। अचानक एक विशाल छाया विक्रम के सिर पर छा गई, जिससे एक तेज हवा का झोंका आया और आंखें खोलना लगभग असंभव हो गया। इसी दौरान हवा का तापमान थोड़ा बढ़ गया। क्या बात है? विक्रम मन ही मन सतर्क था। हालांकि उस प्राणी की गति वास्तव में बहुत तेज थी, इसलिए वह उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया। वह साया एक बार फिर ऊपर से गुजरा। उसके खूबसूरत पूंछ के पंख ज्वाला की तरह थे, हर एक पंख अलग अलग था। उसने हवा में एक धधकती हुई चाप बनाई, मानो लोगों की आंखों को चकाचौंध कर रही हो। अंततः उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह एक स्कारलेट लुवान था। ये लिटिल ग्रीन की ओर बढ़ रहा था। इसके नुकीले पंजे हुक की तरह थे। ये स्पष्ट था कि इसने लिटिल ग्रीन को अपना भोजन मान लिया था। छोटी किन की प्रतिभा 2 सितारा थी और जाहिर तौर पर वह स्कारलेट लुवान से तुलना नहीं कर सकती थी। हालांकि उसके शरीर में एजियो ड्रैगन की रक्तरेखा जागृत हो गई थी। वह अभी तक परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंची थी, इसलिए उसे स्कारलेट लुवान के लिए एक बेहतरीन टॉनिक कहा जा सकता है। स्पष्टतः स्कारलेट लुवान की हरकतों ने लिटिल ग्रीन को क्रोधित कर दिया था। उसने फुफकारा और अपनी जीभ बाहर थूकी और आगे बढ़ते हुए हरे प्रकाश में परिवर्तित हो गया। लाल और हरे रंग की परछाइयां पल भर में आपस में गुंथ गईं। विक्रम दीवार पर बैठकर देख रहा था। उसका इरादा उनके बीच की लड़ाई में दखल देने का नहीं था। उसने इस अवसर का लाभ उठाकर लिटिल ग्रीन को प्रशिक्षण देने का फैसला किया। स्कारलेट लुवान उन सभी जीवों से अलग था जिन्हें उसने पहले देखा था। उसका शरीर असाधारण रूप से विशाल था। जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। बादलों से नीचे आते ही अनगिनत चिंगारियां फूट पड़ीं। क्षितिज पर सुबह की हल्की रोशनी भी मानो जल रही थी। रंगों की चमक आग की तरह लग रही थी और आसमान का नीला रंग उस दृश्य को और भी खूबसूरत बना रहा था। ये किसी सपने या कल्पना जैसा था। हालांकि इस दृश्य के पीछे एक शक्तिशाली घातक इरादा छिपा हुआ था। असंख्य अग्नि उल्कापिंड एक के बाद एक गिर रहे थे। तापमान इतना भीषण था कि पहाड़ की चट्टानें भी पिघल सकती थीं। लिटिल ग्रीन उनके बीच से तेजी से गुजर रहा था और उसके पूरे शरीर पर मौजूद पन्ना हरे रंग के शल्कों से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर के दोनों किनारों पर उभरे हुए हिस्से और भी स्पष्ट हो गए और अचानक छोटे छोटे पंख निकल आए। स्कारलेट लुवान को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि वह उड़ सकता है
और एक पल के लिए लिटिल ग्रीन ने खुद को स्कारलेट लुवान की गर्दन से लपेट लिया। एक शक्तिशाली वायुधारा ने विशाल चट्टान को ऊपर उठाया और नीचे गिरा दिया, लेकिन लिटिल ग्रीन 1000 साल पुरानी लोहे की जंजीर की तरह थी, जो अपने शरीर को गोलाकार रूप में कसती जा रही थी। स्कारलेट लुवान ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और उसके शरीर से एक विशाल ज्वाला निकली, जो आग के गोले की तरह जल रही थी। लिटिल ग्रीन के पास किनारे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। गरज! एक तेज आवाज सुनाई दी और नुकीले पंजे खड़ी चट्टान पर गिरे, जिससे पल भर में एक बड़ा टुकड़ा खोखला हो गया। अगर यह टुकड़ा किसी इंसान के शरीर पर गिरता तो भले ही वह मरता नहीं, लेकिन कम से कम उसकी त्वचा की एक परत जरूर निकल जाती। इसलिए स्कारलेट लुवान का निशाना लिटिल ग्रीन था। हालांकि स्कारलेट लुवान विशालकाय थी और लिटिल ग्रीन का शरीर छोटा था, फिर भी वह फुर्तीली थी और अधिकांश हमलों से बच जाती थी। बीच बीच में वह पलटकर 2 बार काटती, जिससे पंख हवा में उड़ते, लेकिन इससे स्कारलेट लुवान को कोई खास नुकसान नहीं होता था। दोनों जानवर एक दूसरे से जमकर लड़े और बराबरी पर थे। मुकाबला गतिरोध में था और कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर पा रहा था। ये देखकर विक्रम ने अपनी निगाहें इधर उधर घुमा लीं। ये तो सबको पता था कि लिटिल ग्रीन को अपनी साधना आगे बढ़ाने के बाद भी शियानेटियन अवस्था प्राप्त करने में अभी एक स्तर की ही दूरी थी। उस समय तक उसमें शायद ही कोई बड़ा बदलाव आया होगा। उसकी शक्तिशाली सच्ची ड्रैगन वंश परंपरा उसे कई शियानेटियन अवस्था के गुरुओं से भी अधिक शक्तिशाली बना देती। लेकिन ये स्कारलेट लुवान वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी कि वह लिटिल ग्रीन से बराबरी का मुकाबला कर सकती थी। इससे स्पष्ट था कि इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। इसकी साधना का स्तर होतियान के 9वें स्तर से शियानेटियन के पहले स्तर के बीच होना चाहिए। क्या लिटिल ग्रीन को मदद की जरूरत है? विक्रम के मन में एक विचार आया। हालांकि लिटिल ग्रीन बोल नहीं सकता था, लेकिन वह चेतना के सागर के माध्यम से आसानी से संवाद कर सकता था। कोई जरूरत नहीं, देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। ये नन्हा पक्षी सचमुच मुझे भोजन समझता है। क्या इसे अपने दांत टूटने का डर नहीं है? लिटिल ग्रीन की लड़ने की भावना भी पूरी तरह से जागृत हो गई और वह फिर से आगे बढ़ गई। चूंकि इस दिव्य स्वर्ग से धन्य भूमि को स्कारलेट लुवान पीक कहा जाता था, इसलिए संभवतः अतीत में यह उसका घोंसला रहा होगा। विक्रम ने ध्यान से देखा और पाया कि स्कारलेट लुवान की पूंछ के मध्य भाग के पंख विशेष रूप से सुंदर थे, अन्य पंखों की तुलना में लंबे थे। पहली नजर में ये किसी फीनिक्स पक्षी की पूंछ के पंख की तरह लग रहा था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसके शरीर में डिवाइन बीस्ट फीनिक्स वंश के अंश मौजूद थे। विक्रम ने याद दिलाते हुए कहा, लिटिल ग्रीन, निर्दयी मत बनो। मैं इस स्कारलेट लुवान को पालतू जानवर के रूप में रखना चाहता हूँ। गुरुजी, आपको पता नहीं, इस स्कारलेट लुवान का फीनिक्स का पूंछ का पंख वरदान भी है और अभिशाप भी। अगर जल्द से जल्द इसका अभ्यास न किया जाए तो ये ज्वाला में भस्म हो जाएगा। हालांकि इसमें फीनिक्स का कुछ अंश है जो इसे विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता है, लेकिन यह एक जानलेवा ताबीज की तरह भी है। क्योंकि लिटिल ग्रीन की एजियो ड्रैगन ब्लडलाइन जागृत हो गई थी, इसलिए उसे उसी समय उसकी कुछ यादें भी विरासत में मिली थीं, इसलिए वह बहुत सी चीजें जानती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह स्कारलेट लुवान लिटिल ग्रीन को निशाना बनाएगी। चिंता मत करो, मैं अपनी साधना आगे बढ़ा दूंगा। सारी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। ऐसा संयोग हुआ कि एक ड्रैगन और एक फीनिक्स, जब भविष्य में वे दोनों परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें बाहर लाया जाए तो कितना रोमांचक होगा। अध्याय 26, तीसरे पेशे का जागरण, औषधि विशेषज्ञ। अल्पविराम। लिटिल ग्रीन और स्कारलेट लुवान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। थोड़े समय में विजेता का फैसला करना मुश्किल था। विक्रम ने पहाड़ के झुलसे हुए आधे हिस्से और जमीन पर पड़ी झुलसी हुई मिट्टी को देखा। अगर लड़ाई जारी रही तो पूरे स्कारलेट लुवान शिखर का आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। लिटिल ग्रीन, तुम पहले पीछे हट जाओ, मुझे हटने दो। इस तरह का जंगली स्कारलेट लुवान इंसानों के प्रति बेहद आक्रामक था, लेकिन साथ ही बहुत सतर्क भी था। इसके अलावा यह अपनी शैशवावस्था पार कर चुका था और उन लिटिल ग्रीन लुवान से तुलना नहीं कर सकता था जो कम उम्र से ही पाले पोसे गए थे। अनुबंध की कठिनाई अपेक्षाकृत अधिक थी। पशु स्वामी को इसे अपने हाथों से वश में करना पड़ा। लिटिल ग्रीन एक तरफ तेजी से मुड़ा और विक्रम की हथेली मुट्ठी में बदल गई। तुरंत ही रेत और पत्थर उड़ने लगे और तेज तीरों की तरह वे स्कारलेट लुवान की दिशा में तेजी से बढ़े। ऐसा लग रहा था मानो उसे खतरे का आभास हो गया हो। वह उछलकर आसमान में चक्कर लगाने लगा। उसकी लाल रंग की राक्षसी आंखों में निर्मम चमक थी। उसने अचानक हमला करने वाले विक्रम को ठंडी निगाहों से देखा। स्पष्ट था कि उसे पहले ही कुछ जानकारी मिल चुकी थी।
स्कारलेट लुवान ने अपने पंख फड़फड़ाए। हवा में गर्म धारा उमड़ पड़ी। उसके शरीर पर मौजूद धधकते लाल पंख और भी चमकदार होते चले गए, मानो वे जलने वाले हों। वास्तव में यही स्थिति थी। उसके शरीर से पंख धीरे धीरे गिरने लगे और हजारों अग्नि तलवारों में परिवर्तित हो गए। वे घनी तरह से आपस में गुथे हुए एक विशाल जाल की तरह विक्रम की ओर आक्रामक रूप से झपटे। पंखों से बने वे नुकीले तीर बेहद गर्म थे, और तो और उनमें से बहुत सारे एक साथ जमा हो गए थे। विक्रम उनके बीच से होकर गुजर रहा था। उसका शरीर एक भूत की तरह था जो लगातार रूप बदल रहा था। हवा में जलने की गंध फैली हुई थी। अपने आधे जलते हुए बालों को देखते हुए उसने जानबूझकर कहा, लगता है आज रात के खाने में कुछ है। चलो भुना हुआ मुर्गा ही खा लेते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, स्कारलेट लुवान ने जब उसकी बातें सुनी तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और एक तीखी चीख निकाली। हवा में एक विशाल आग का गोला बन गया, मानो वह उस इंसान को जलाकर राख कर देना चाहता हो जिसने उसे इतना उकसाया था। उसके शरीर के आसपास का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वहां के फूल, पौधे और पेड़ भी मुरझा चुके थे। उनमें से कुछ तो अभी अभी हुए युद्ध में राख में तब्दील हो चुके थे। विक्रम के माथे पर पसीने की एक परत जम गई। गिरने से पहले ही वह भाप बनकर उड़ गई। उसका चेहरा लाल था, लेकिन उसकी गहरी आंखें 10,000 साल पुराने ठंडे तालाब की तरह थीं, जिनमें कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सामने की स्थिति उसके नियंत्रण में हो। उसके सामने खड़ी स्कारलेट लुवान में भयंकर आभा थी। हालांकि लिटिल ग्रीन के साथ पिछली लड़ाई में कुछ ऊर्जा खर्च करने के बाद वह पहले जितनी शक्तिशाली नहीं रह गई थी। यहां तक कि उसकी ज्वालाएं भी पहले जैसी शानदार नहीं थीं। विक्रम ने मुट्ठी भींचकर जोर से चिल्लाया, ऑक्टेन ब्लास्ट। हवा में अदृश्य धाराएं उमड़ती रहीं और अनगिनत रूपों में बदलती रहीं। यह एक विशाल ज्वार की तरह था जो अंतहीन रूप से उमड़ रहा था। यह एक अतुलनीय रूप से ऊंचे हरे पर्वत की तरह भी था जो अदम्य गति से नीचे गिर रहा था। वह विशाल अग्नि गोला चमकते हुए सुबह के सूरज जैसा था। जब दोनों बल आपस में टकराए तो पल भर में हवा में बड़ी बड़ी चिंगारियां उठीं और एक तरफ फैल गईं। आग का गोला हरे पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो गया और अनगिनत छोटी छोटी चिंगारियों में बदल गया। वे हवा में बिखर गईं और स्कारलेट लुवान के लिए अब कोई खतरा नहीं रही। स्कारलेट लुवान वहीं अचंभित रह गई। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना बहुत मुश्किल था। अचानक उसे थोड़ा डर लगा और उसने अपने पंख फैला दिए, मानो वह आकाश में उड़ जाना चाहता हो। हालांकि विक्रम ने देखा कि स्कारलेट लुवान भागना चाहती थी, तो वह उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, अब तुम्हारे भागने का समय निकल चुका है। वह मुड़ा और स्कारलेट लुवान के पंख पकड़कर उस पर एक मुक्का मारा। स्कारलेट लुवान को उम्मीद नहीं थी कि विक्रम इतनी गर्मी सहन कर उसके इतने करीब आ जाएगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने ही वाली थी कि विक्रम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। एक पल के लिए आसमान में धधकते लाल पंख उड़ने लगे। यह एक खूबसूरत दृश्य था। स्कारलेट लुवान चाहे कितनी भी कोशिश करे, विक्रम के बड़े हाथ लोहे के चिमटे की तरह थे जो उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। विक्रम ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके एक पारदर्शी सुरक्षात्मक अवरोध बनाया जिससे उसकी ज्वालाओं को रोका जा सके। स्कारलेट लुवान ने अपना हृदय कठोर किया और अपनी पूंछ के पंख नोच लिए। वह प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और विक्रम की ओर उड़ गई। टकराना। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। क्षणिक लापरवाही के कारण विक्रम एक तरफ गिर पड़ा। उसने आकाश में उड़ने के लिए संघर्ष कर रही लाल लुवान को देखा और अपने हाथों में और अधिक शक्ति लगाई। दर्द भरी चीख के साथ स्कारलेट लुवान जमीन पर गिर पड़ी, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया। कभी राजसी दिखने वाली स्कारलेट लुवान इस समय बेहद दयनीय लग रही थी। हालांकि विक्रम इसे पालतू जानवर की तरह वश में करना चाहता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि क्या करना है। हालांकि स्कारलेट लुवान दयनीय दिख रहा था और उसे कई चोटें आई थीं, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। जब स्कारलेट लुवान ने विक्रम को आते देखा तो उसने जोर से अपना मुंह खोला। हालांकि वह पहले ही थक चुकी थी। लंबे समय तक रोके रखने के बाद उसने केवल धुएं का एक छोटा सा छल्ला थूका। उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, विरोध करना तो दूर की बात थी। उसने असहाय होकर देखा कि विक्रम ने उसके साथ रक्त संबंध बना लिया है। अचानक जमीन पर एक विशाल लाल जादुई घेरा प्रकट हुआ। स्कारलेट लुवान के शरीर पर लगे घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगे। यहां तक कि युद्ध के दौरान गिरे हुए पंख भी वापस उगाए। स्कारलेट लुवान के आध्यात्मिक विचार भी विक्रम के मन में प्रकट हुए।
चूंकि तुम्हारा पूरा शरीर लाल है, इसलिए अब से तुम्हें लिटिल रेड कहा जा सकता है। उसके नामकरण का तरीका सचमुच बेहद खराब था। पहले के लिटिल ग्रीन और फिर वर्तमान रेड लुवान से यह स्पष्ट था। यह संदेह करना मुश्किल नहीं था कि क्या वह भविष्य में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी जैसे नामों का भी इस्तेमाल करेगा। हालांकि विक्रम ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शायद इसकी वजह ये थी कि इसके उग्र स्वभाव को वश में करना मुश्किल था, या फिर इसलिए कि उसने हाल ही में एक भीषण युद्ध का सामना किया था। हालांकि उनके बीच पहले ही समझौता हो चुका था, फिर भी स्कारलेट लुवान एक तरफ हटकर विक्रम और लिटिल ग्रीन को साधना करते हुए घूरने लगा। विक्रम को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह पलटवार करेगा। यदि कोई पालतू जानवर अपने मालिक को खा जाना चाहे तो उसे कठोर साधना के साथ साथ दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इन कुछ दिनों में वह दिन रात काम कर रहा था। ये लगभग 10 दिनों से अधिक समय तक बाहर के नज़ारे के समान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग स्वर्ग समान उस पवित्र भूमि की ओर दौड़ रहे थे। लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड। विक्रम ने 2 पालतू जानवरों को बुलाया। उसने किसी एक को दूसरे से अधिक महत्व नहीं दिया। प्रत्येक पालतू जानवर को 5 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। डिंग, मेजबान ने लिटिल ग्रीन को 5 दिनों की खेती सौंप दी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 10 बार वापसी सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान को 50 दिनों की साधना प्राप्त हुई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान ने लिटिल रेड को 5 दिनों की साधना का आधार प्रदान किया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 100 बार रिटर्न सफलतापूर्वक ट्रिगर हो चुका है। मेजबान को 500 दिनों की साधना प्राप्त हुई। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही। इस बार वह वाकई बेहद भाग्यशाली रहा और उसे 1 और 100 गुना क्रिटिकल स्ट्राइक मिल गई। स्कारलेट लुवान का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा क्योंकि उसने शियानेटिन प्रथम स्तर को पार कर लिया था। उसकी पीठ पर पूंछ के पंख भी काफी बढ़ गए थे। चूंकि यह उसका पहला साधना अनुभव था, इसलिए उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसने तभी प्रतिक्रिया दी जब वह प्रथम स्तर को पार करने ही वाला था। हालांकि लिटिल ग्रीन ने अभी तक सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन वह बस एक कदम दूर था। उसने एक नया कौशल भी सीख लिया था, स्प्रेड मिस्ट। इससे न केवल उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ, बल्कि विक्रम ने भी अपना तीसरा पेशा, पिल मास्टर, जागृत कर लिया था। एक आम इंसान के लिए 2 पेशे अपनाना पहले से ही बेहद दुर्लभ था, 3 पेशे अपनाना तो दूर की बात है। इसके अलावा रसायन शास्त्र के उस्ताद जैसी दुर्लभ प्रतिभा जागृत हुई थी। ये जानना जरूरी है कि उपभोग्य वस्तुओं के रूप में औषधीय गोलियां हमेशा से ही अनमोल और दुर्लभ रही हैं। और औषधीय गोलियां बनाने वाला औषधि विशेषज्ञ हमेशा एक श्रेष्ठ प्राणी होता था। औषधीय गोलियों की सहायता से साधना वापसी प्रणाली से युक्त विक्रम पंखों वाले बाघ के समान हो गया था। अब जब उसने अपनी औषधि विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त कर ली थी, तो उसे भविष्य में औषधीय गोलियां खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। वह सीधे अपनी औषधीय गोलियां स्वयं बना सकता था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि अभी भी एक महत्वपूर्ण समस्या बाकी थी। दवा बनाने के लिए एक दवा के फॉर्मूले की आवश्यकता थी। अब तक की सोच के आधार पर विक्रम ने इस फॉर्मूले का समाधान खोजने के लिए शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान पर जाने का फैसला किया। अध्याय 27, फटा हुआ और छोटा कड़ाहा। अल्पविराम। शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान ग्रीन लोट्स मेडिसिन शॉप थी। यहाँ न केवल दवाइयाँ बिकती थीं, बल्कि दवाइयाँ बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की वस्तुएं भी मिलती थीं। साथ ही यहाँ सभी प्रकार के सामान उपलब्ध थे। एल्डर शी गश्त लगा रहे थे। जब उन्होंने एक परिचित व्यक्ति को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। वे तुरंत उनके पास जाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत करने लगे। छोटे भाई, क्या संयोग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। आप किस तरह की दवाइयाँ खरीदना चाहते हैं? विक्रम ने पहचान लिया कि ये वही बुजुर्ग शी हैं, जिनसे उनकी मुलाकात उस दिन प्रतियोगिता के दौरान एक बार हुई थी। मैं दवाइयाँ नहीं खरीदना चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह की दवाइयों के फॉर्मूले उपलब्ध हैं। एल्डर शी ने बिना पलक झपकाए विक्रम को गौर से देखा और संकोच से पूछा, क्या आप ही हैं जो इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं? विक्रम को सिर हिलाते देख वह अपने मन में आश्चर्य से भर उठा। उसके चेहरे की मुस्कान और भी अधिक खिलखिला उठी। अगर उसे पता होता कि विक्रम ने 2 से अधिक पेशे अपना लिए हैं, तो कौन जानता है कि उसका क्या हाल होता। आपको अभी अभी अपने दूसरे पेशे में कदम रखना चाहिए था, है ना? मुझे इतनी कम उम्र में आपकी इतनी उपलब्धियों की उम्मीद नहीं थी। युवा पीढ़ी वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। ये देखकर कि बड़े शी को गलतफहमी हो गई थी, विक्रम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
हमारे पास यहाँ सबसे बुनियादी दवाइयों के फॉर्मूले मौजूद हैं। ये ऊर्जा और रक्त को पोषण देती हैं, घावों को भरती हैं और विषनाशक का काम करती हैं। छोटी छोटी कीमती गोलियों जैसी गोलियों के लिए हालांकि सामग्री महंगी होती है, कारीगरी जटिल होती है और कीमत भी अधिक होती है, लेकिन दवाइयों के फॉर्मूले अपेक्षाकृत आम हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि दवा बनाने का काम पैसों की बर्बादी थी। सबसे बुनियादी दवा के फॉर्मूले की कीमत भी कई हजार क्रिस्टल स्टोन थी। उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की तो बात ही छोड़िए। इसके पीछे लिखे शून्यों की लंबी कतार को देखकर विक्रम ने अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोका। इसके अलावा अच्छी औषधि बनाने के फॉर्मूले मिलना मुश्किल था। ठीक वैसे ही जैसे खेती के तरीके, कुछ फॉर्मूले दूसरों से कहीं अधिक मूल्यवान थे। अधिक मूल्यवान फॉर्मूलों पर विभिन्न शक्तिशाली गुटों का एकाधिकार था और उन्हें आसानी से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार यदि कोई पिल मास्टर वास्तव में परिपक्व हो जाता है तो बहुत से लोग उसे पाने की इच्छा रखेंगे। एल्डर शी ने सोचा कि विक्रम युवा और होनहार है, उसका भविष्य असीमित है और उन्होंने उससे दोस्ती करने का इरादा किया। इसके अलावा छोटी भाग्य की गोली का फॉर्मूला कोई दुर्लभ चीज नहीं थी। ये दवा बनाने वाले विशेषज्ञों के बीच अपेक्षाकृत आम था, इसलिए वह विक्रम पर एहसान करने के लिए भी तैयार था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आप दवा बनाने की विधि से परिचित नहीं हैं। दरअसल दवा बनाने की विधि में दवाइयों के फॉर्मूले के अलावा औषधीय तत्वों और उनकी शक्ति पर भी जोर दिया जाता है। विक्रम को इस क्षेत्र में बहुत कम जानकारी थी और उसके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे गोलियां बनाना आता हो। इसलिए उसने हैरानी भरा चेहरा बनाया। क्या साधारण आग से यह काम नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है कि यह ऐसा नहीं कर सकता, बस गोलियों का असर और गुणवत्ता काफी कम हो जाएगी। विक्रम को भी दवा बनाने की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह पहले दवा का फॉर्मूला हासिल करना चाहता था और बाकी काम धीरे धीरे करना चाहता था। इस समय जब उन्होंने बड़े शी के शब्द सुने तो उनकी रुचि तुरंत बढ़ गई। मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा। अग्नि को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए हमारी दुकान में मौजूद तीसरी श्रेणी की हरी कमल अग्नि को ही ले लीजिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये तीसरी श्रेणी की है। दवा की दुकान का नाम भी इसी से लिया गया है। ये कहते हुए बड़े शी के चेहरे पर गर्व की झलक साफ दिखाई दी। ये जानना जरूरी है कि विशेष प्रकार की आग मिलना दुर्लभ था। तीसरे दर्जे की आग भी कोई बड़ी बात नहीं थी। चौथे या 5वें दर्जे की आग तो केवल बड़े शहरों में ही देखने को मिलती थी। छठे या 7वें दर्जे की आग तो इस दुनिया में उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। और जहां तक 8वें या 9वें दर्जे की आग की बात है, वह एक पौराणिक घटना थी जिसे पहले शायद ही किसी ने देखा हो। हर प्रकार की अग्नि अलग होती है, उनका मुख्य गुण भी अलग होता है। कुछ अधिक आक्रामक होती हैं तो कुछ अधिक सौम्य। औषधीय तत्वों के लिए जादुई जीव के आंतरिक सार की भी आवश्यकता होती है। जितना उच्च स्तर होगा उतना ही बेहतर होगा। विक्रम ने अनजाने में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि विशेष ज्वालाओं का उपयोग दवा बनाने के अलावा युद्ध के लिए भी किया जा सके? विक्रम की उलझन देखकर एल्डर शी को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाए और जोर से हंसे। बहुत से लोगों की सोच आपसे मिलती जुलती है। वे सोचते हैं कि पिल मास्टर्स की युद्ध शक्ति कम होती है और वे बहुत मजबूत नहीं होते। ये बात सच भी है। हालांकि वास्तव में कुछ पिल मास्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी शक्तिशाली दिव्य ज्वालाओं के बल पर असाधारण युद्ध शक्ति प्राप्त करते हैं। इस बिंदु पर उनकी आवाज में ठहराव आ गया और उनके चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, दिव्य ज्वाला को वश में करने में बहुत बड़ा जोखिम है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मामूली चोटें और दुष्परिणाम ही सहने पड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती से न सिर्फ आपका रूप रंग नष्ट हो जाएगा बल्कि आपको दिव्य ज्वाला से जलने का दर्द भी सहना पड़ेगा। अंत में आप राख में तब्दील हो जाएंगे। एक समय था जब औषधि बनाने वाले कुछ विशेषज्ञ दिव्य ज्वाला की शक्ति के अंधाधुंध पीछा करते थे। उनका मानना था कि केवल उच्च कोटि की दिव्य ज्वाला से ही उत्कृष्ट औषधि बन सकती है। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनका शरीर उस प्रचंड दिव्य ज्वाला को सहन नहीं कर पाएगा। परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अधिकांश दिव्य ज्वालाओं का स्वभाव अपेक्षाकृत सौम्य होता है। हालांकि कुछ दिव्य ज्वालाएं अधिक उग्र भी होती हैं। बड़े शी की बातें सुनकर विक्रम गहरी सोच में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि गोलियां बनाना आसान काम नहीं है। अगर मौका मिला तो वह निश्चित रूप से इससे भी बेहतर गुणवत्ता वाली दिव्य ज्वाला खोज लेगा। इस तरह ये पता चला कि जादुई जानवरों के मूल तत्व प्राप्त करना सबसे आसान था।
जंगल में जादुई जानवरों का शिकार करने के अलावा वह गुप्त लोकों में भी जा सकता था। एल्डर शी विक्रम को एक शेल्फ के पास ले गए। बेशक हमें दवाइयां बनाने के लिए औजारों की जरूरत है। हमारी फार्मेसी में दवाइयां बनाने के सारे बर्तन यही हैं। नन्हे दोस्त, तुम इनमें से कोई एक उपयुक्त बर्तन क्यों नहीं चुन लेते? एल्डर शी की आवाज सुनकर विक्रम होश में आया। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। 3 मंजिला ऊंची अलमारी पर तरह तरह की दवाइयों के बर्तन करीने से सजे हुए थे। कुछ बड़े थे और कुछ छोटे, अलग अलग रंगों और आकारों के। उनमें से कुछ सूर्य के समान आकार के थे और उनके शरीर दिव्य वैभव से परिपूर्ण थे। उनमें से कुछ पर सजीव प्रतीत होने वाली पशु आकृतियां उकेरी गई थीं। उनमें से कुछ 5 विशाल पर्वतों की तरह भारी और स्थिर थे। एक पल के लिए विक्रम की आंखें चौंधिया गईं और उसे समझ नहीं आया कि किसे चुने। तुम्हें कौन सा पसंद है मेरे प्यारे दोस्त? मैं फैसला कर लूंगा और तुम्हें दे दूंगा। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा कहते ही बड़ेशी को पछतावा होने लगा। आखिर यहाँ कई बेहतरीन दवा बनाने वाले बर्तन थे जिनकी कीमत लगभग 10 लाख क्रिस्टल थी। उन्हें यूं ही दे देना थोड़ा दुखद था। हालांकि वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता था। विक्रम ने एक एक करके सभी दवाइयों के बर्तनों को देखा। वे सभी बेहतरीन गुणवत्ता के थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें लगा कि वे देखने में आकर्षक नहीं हैं। वे देखने में ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन उन्हें ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि उनमें क्या खामी है। मुझे लगता है कि यह प्रज्वलित सूर्य की कड़ाही तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है मेरे युवा मित्र। ये प्रभावशाली और बलवान है और इसकी आभा लगभग तुम्हारी ही है। ये कायाकल्प की कड़ाही भी ठीक है। ये औषधीय प्रभावों को बहुत अच्छी तरह से बेअसर कर सकती है और यह शुरुआती लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है। एल्डर शी कड़ाही का परिचय दे रहे थे, लेकिन विक्रम सीधे अलमारियों के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर चली गई। शायद कम लोगों के आने जाने के कारण अलमारियां धूल से ढकी हुई थीं। एल्डर शी ने शर्मिंदा होकर कहा, ये सभी समस्याग्रस्त कड़ाही हैं जिन्हें अभी अभी गोदाम से निकाला गया है। मैं इन्हें फेंकने ही वाला था। विक्रम की निगाहें ठहर गईं, मानो किसी चीज ने उन्हें आकर्षित किया हो। उन्होंने वहां एक छोटा सा काला बर्तन शांति से पड़ा देखा। ये बगल में रखे चमकते बर्तन से बिल्कुल अलग था। ये कड़ाही धूल से सनी हुई थी और इसमें कुछ भी खास नहीं था। कड़ाही के ऊपरी हिस्से का एक कोना भी गायब सा लग रहा था। कुल मिलाकर ये थोड़ी जर्जसी थी। फिर भी विक्रम को यही चाहिए थी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एल्डर शी के चेहरे पर थोड़ी शंका थी। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई अच्छा कड़ाहा नहीं था। विक्रम द्वारा बताए गए दिशा निर्देश का अनुसरण करते हुए वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। क्या आप वाकई यही चुनना चाहते हैं? क्या आप पुनर्विचार करना चाहेंगे? यह अजीब बात थी कि यह कड़ाही अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी, इसलिए उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर विक्रम न होता तो वह इसे आसानी से नजरअंदाज कर देता। लेकिन देखने से तो यही लगता है कि यह शायद कुछ अच्छा नहीं था। विक्रम ने सिर हिलाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन ये कड़ाही टूटी हुई है। बहुत संभावना है कि यह काम नहीं करेगी। एल्डर शी उसे फिर से समझाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन चूंकि विक्रम ने जोर दिया, इसलिए वे और कुछ नहीं कह सके। शायद उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ होगा। उन्होंने उसे कड़ाही देने का वादा किया था, लेकिन विक्रम ने टूटी हुई और छोटी कड़ाही चुन ली। इसलिए उसने विक्रम को कुछ और औषधीय जड़ी बूटियां दी और विनम्रतापूर्वक उसे विदा कर दिया। उसके बगल में बैठा शिष्य समझ नहीं पाया। उसने पूछे बिना नहीं रह सका, वृद्ध, आप उसके प्रति इतने विनम्र क्यों हैं? मैंने देखा कि उसके कपड़े साधारण हैं और वह कोई खास असाधारण नहीं दिखता। उस समय ये शिष्य प्रतियोगिता में उपस्थित नहीं था। यदि उन्हें पता होता तो वे ऐसे शब्द नहीं कह पाते। तुम्हें क्या पता, अगर तुम उसे भविष्य में आते हुए देखो तो मुझे जरूर बताना। भले ही मैं समय पर न पहुंच पाऊं, तुम्हें आदरपूर्वक व्यवहार करना होगा। एल्डर शी ने उन्हें निर्देश दिए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये लोग गलती से विक्रम को नाराज कर देते हैं तो उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। विक्रम की पीठ को जाते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, पिछली लड़ाई को अभी कुछ ही समय हुआ है। इस लड़के ने न केवल सफलता हासिल की है, बल्कि शायद एक नए पेशे की शुरुआत भी कर दी है। उसका भविष्य उज्ज्वल है और वह निश्चित रूप से इस जगह तक सीमित नहीं रहेगा। कौन जाने, भविष्य में हमें उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। अध्याय 28, रहस्यमय सार का गुप्त क्षेत्र। अल्पविराम। जैसे ही विक्रम साधना करने के लिए वैकल्पिक स्वर्ग की पवित्र भूमि पर वापस जाने ही वाला था,
अकादमी ने किसी को उसके लिए संदेश भेजने को कहा। ये डीन था जो उससे मिलना चाहता था। आप इस समय मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? जब विक्रम दौड़कर वहां पहुंचा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि देवांशी और किशन भी अंदर थी। देवांशी ने अपनी पलकें झपकाईं। पहले उसका व्यवहार ठंडा और उदासीन था। वह एक बर्फीली सुंदरता की तरह लग रही थी। इस समय वह जीवंत और आकर्षक प्रतीत हो रही थी। हालांकि किशन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने विक्रम को सिर हिलाकर सहमति दी। खांसी डीन ने अपना गला साफ किया और कहा, मैंने आप तीनों को आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आप तीनों को एक महत्वपूर्ण काम सौंपना है। पता चला कि शहर की 4 प्रमुख अकादमियां अपने मेधावी शिष्यों को गुप्त विद्या के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेजना चाहती थीं। इन प्रमुख अकादमियों के नाम तो सभी ने बहुत पहले ही सुन लिए थे। 4 प्रमुख अकादमियां क्रमशः तलवार साधना अकादमी, तावीज साधना अकादमी, पशु वशीकरण अकादमी और शरीर साधना अकादमी थीं। इनके नाम वर्तमान में साधना कर रहे साधकों की प्रमुख युद्ध शैली के नाम पर रखे गए थे। इन सभी का लंबा इतिहास था और ये सुस्थापित थीं। साथ ही अकादमी के अधिकांश छात्र इसी शैली का अभ्यास करते थे। हालांकि अन्य शैलियों का अभ्यास करने वाले छात्र भी थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इस शैली में विशेषज्ञता प्राप्त करने के कारण इन अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी छात्र अत्यंत उत्कृष्ट थे। विक्रम का स्कूल रैंकिंग में शामिल न होने वाला 5वां हाई स्कूल था, इसलिए उसे केवल 2 स्थान मिले। स्कूल के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले ही चर्चा कर ली थी कि ये दोनों स्थान क्रमशः किशन और देवांशी को दिए जाएंगे। हालांकि विक्रम जैसा अप्रत्याशित प्रतिभावान खिलाड़ी अचानक सामने आ गया। उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट था, इसलिए स्कूल ने उसे प्रवेश देने का पुरजोर सुझाव दिया। डीन की व्याख्या सुनने के बाद उन तीनों को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप इस अवसर का भरपूर आनंद उठाएंगे। आखिरकार 4 प्रमुख अकादमियों के लोगों के साथ होना एक दुर्लभ अवसर है। देवांशी ने पूछा, तो इस बार हम किस गुप्त क्षेत्र में जाएंगे? रहस्यमय सार का गुप्त क्षेत्र। रहस्यमय सार गुप्त क्षेत्र वह स्थान था जहां तलवार साधना के महान गुरु का जन्म उनकी अग्नि परीक्षा के बाद हुआ था। यद्यपि तलवार साधना के महान गुरु अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे, उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा विलीन होकर भूमि को पोषित करती रही। समय के साथ इस गुप्त क्षेत्र का निर्माण हुआ। वहां खजाने भी थे और राक्षसी जीव भी। ये कहा जा सकता है कि खतरे और अवसर साथ साथ मौजूद थे। विक्रम को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार उसे औषधीय जड़ी बूटियों और जादुई मूल तत्वों की खोज करनी ही थी। वह कहीं भी जाए, यही करना पड़ता था। इसके अलावा रहस्यमय क्षेत्र में संसाधन कहीं अधिक थे। देवांशी और किशन तो और भी ज्यादा सहमत हो गए। वे भी इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को प्रशिक्षित करना चाहते थे। आप लोग वापस जाकर अपना सामान पैक कर लीजिए। हम कुछ दिनों में रवाना होंगे। रहस्यमय सार के गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हो जाए। आपको अंदर ले जाने के लिए एक विशेष शिक्षक मौजूद होंगे। डीन ने उन्हें जाने की अनुमति देने से पहले कुछ और निर्देश दिए। अकादमी से निकलने के बाद वे तीनों घर लौट गए। कुछ दिनों बाद रहस्यमय सार के गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर जब विक्रम वहां पहुंचा, तब तक वहां काफी लोग मौजूद थे। उनमें से कुछ एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। सभा काफी जीवंत थी, लेकिन चारों महान अकादमियों के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। देवांशी ने विक्रम की ओर देखा और उसे हाथ हिलाकर कहा, यहां आओ। उन तीनों की सफल मुलाकात के बाद किशन ने कहा, ऐसा लगता है कि इस गुप्त लोक की यात्रा पर काफी लोग हैं। हर साल इस तरह की गतिविधियों का नेतृत्व 4 प्रमुख अकादमियां करती थीं, और इस साल भी ऐसा ही हुआ। हालांकि इस बार उन्होंने अन्य अकादमियों को भी भाग लेने की अनुमति देकर एक अपवाद बनाया, इसलिए किशन और देवांशी को ये काफी नया लगा। जब सब लोग बातें कर रहे थे, तभी उन्हें दादा की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जीव तेजी से इधर आ रहा हो और जमीन भी हल्की हल्की कांप रही थी। ऐसा लगता है कि कोई प्राणी इधर आ रहा है। यह कोई दानव जानवर तो नहीं हो सकता, है ना? सभी ने अनुमान लगाया। उन्होंने देखा कि अचानक झाड़ियों से कई जीव बाहर निकल आए, जिनकी ऊंचाई एक व्यक्ति की आधी थी। जमीन पर तुरंत धूल उड़ गई, जिससे अन्य छात्र दम घुटने लगे और लगातार खांसने लगे। अगर वे समय रहते पीछे नहीं हटते तो उन्हें कुचल दिया जाता। किसी ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, ये तो 3 सितारा ज़ैफिर है। घोड़े के माथे पर मौजूद नुकीले सींग ठंडी रोशनी से जगमगा उठे। उसी समय उसने एक जोरदार फुफकार मारी। घोड़े की पीठ पर बैठा व्यक्ति अत्यंत अभिमानपूर्ण भाव से ऊपर से चारों ओर के क्षेत्र का जायजा ले रहा था।
ज़ेफिर बेहद तेज गति वाला विमान था और एक दिन में हजारों मील की दूरी तय कर सकता था। साथ ही इसकी आक्रमण क्षमता भी कम नहीं थी, इसलिए ये काफी लोकप्रिय था। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम थी। एक आम व्यक्ति को इनमें से कुछ ही देखने को मिलते थे। अब उनकी कुल संख्या 10 हो गई थी। लोगों के समूह ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़ों के ऊपरी बाएं कोने पर उसी रंग का एक बैज लगा हुआ था। उस पर जानवरों की आकर्षक आकृति उकेरी गई थी और वे बेहद राजसी दिख रहे थे। घोड़ों पर सवार 10 लोग नीचे उतरे और अपने लिए जगह ढूंढ ली। उन जगहों पर पहले से ही लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया था। अन्य अकादमियों का सिद्धांत ये था कि चीजों को यथास्थिति में छोड़ देना ही बेहतर है, इसलिए वे केवल अपना गुस्सा दबाकर चले गए। किसी को उनका व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बिना कहे ही कह दिया, क्या ये लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं है? यह उनका इलाका नहीं है। हालांकि उसके बगल में खड़े उसके साथी ने उसे तुरंत रोक दिया। ये बीस्ट टैमर अकेडमी के लोग हैं। अपनी आवाज धीमी रखो, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक हवा में एक विशाल जादुई घेरा प्रकट हो गया। एक भयंकर कृपाण दांत वाला बाघ सचमुच उस व्यक्ति पर झपटा जिसने अभी अभी बोला था। ये घटना इतनी अचानक घटी कि कोई भी सतर्क नहीं था। सौभाग्य से उस खूंखार बाघ ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसने केवल अपने दांत दिखाए और बदबूदार लार थूकी। फिर भी वे दोनों लोग बुरी तरह डर गए। बीस्ट टैमर अकादमी के लोग तुरंत हंसने लगे। इतनी सी ताकत के सहारे वे हमारी पीठ पीछे हमें फंसाने की हिम्मत करते हैं। जब हम गुप्त लोक में प्रवेश करेंगे तो क्या वे बुरी तरह डर नहीं जाएंगे? पिछले अनुभव को देखते हुए सब चुप रहे। किसी ने भी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने भौहें चढ़ा ली। उन्होंने बस यूं ही कुछ शब्द कहे थे और ये लोग पहले से ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उनका व्यवहार कुछ ज्यादा ही दबंगई भरा है। सौभाग्यवश वे काफी दूर खड़े थे, इसलिए बीस्ट टैमर अकादमी के लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी। देवांशी को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार चारों महान गुटों के लोग भी ऐसे ही थे। अत्यधिक शक्ति वाले लोग स्वाभाविक रूप से बेरोक-टोक आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं कि हर कोई उनके लिए रास्ता छोड़ दे। आखिरकार उनकी ताकत यही प्रदर्शित होती है। उनके पास इतना मजबूत होने के लिए पर्याप्त पूंजी है। समूह के सभी लोग शियानेटियन थे, विशेषकर उनका अग्रणी छात्र। उनकी आभा स्थिर थी और चलते समय उनसे एक अस्पष्ट सा दबाव निकलता था। संभवतः वे शियानेटियन के 5वें स्तर तक पहुंच चुके थे। ये जानना जरूरी था कि उनकी अकादमी में केवल विक्रम, देवांशी और किशन ही शियानेटियन अवस्था तक पहुंच पाए थे, और उन सभी ने भी कुछ ही समय पहले यह अवस्था प्राप्त की थी। शियानेटियन राज्य, जो मूल रूप से बाहरी दुनिया में दुर्लभ था, यहाँ पत्तागोभी की तरह हर जगह दिखाई दे रहा था। किशन को गहरा सदमा क्यों नहीं लगा होगा? वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, जैसा कि उम्मीद थी, हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर होता है। इससे पहले मुझे लगता था कि मैं काफी मजबूत हूं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं कुएं की तलहटी में बैठा एक मेढक मात्र हूं। किशन को 5वीं हाई स्कूल में सबसे होनहार छात्र माना जाता था, लेकिन अचानक उसका सामना एक अलग ही स्तर के छात्र से हुआ। तभी उसे इस अंतर का एहसास हुआ। उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, मानो उस पर जमी हुई बैंगन हो। अध्याय 29, तिरस्कृत 3 सदस्यीय टीम। अल्पविराम। बीस्ट टैमर अकादमी के बाद स्वॉर्ड कल्टीवेशन अकादमी, टेलिस्मान कल्टीवेशन अकादमी और बॉडी कल्टीवेशन अकादमी के लोग भी वहां पहुंचे। जब प्रमुख शिक्षक ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं, तो गुप्त क्षेत्र को खोलने का समय आ गया था। मुझे विश्वास है कि यहां आने से पहले आपके गुरु ने आपको रहस्यमयी सार के गुप्त क्षेत्र की स्थिति के बारे में बता दिया होगा, इसलिए मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। खतरा और अवसर साथ साथ चलते हैं। गुप्त क्षेत्र में निश्चित रूप से विवाद होंगे। आपको अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा करना होगा। प्रत्येक छात्र को गुप्त क्षेत्र में टकराव शुरू करने का अवसर मिल सकता है। वे दूसरे पक्ष के साथ टकराव को अस्वीकार भी कर सकते हैं। जीवन की हानि को रोकने के लिए प्रमुख शिक्षक निर्णय लेंगे। प्रमुख शिक्षक द्वारा नियमों को स्पष्ट रूप से समझाने के बाद प्रत्येक संस्थान ने अपनी अपनी टीमें बनाना शुरू कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि चारों प्रमुख संस्थानों ने अपनी अपनी टीमें बना ली थीं। अन्य संस्थानों ने भी अपनी अपनी टीमें बना ली थीं। केवल 5वें हाई स्कूल को ही सबसे आखिर में रखा गया था, इसलिए उनकी स्थिति थोड़ी अटपटी हो गई। 4 प्रमुख स्कूलों के लोग उन्हें नीची नज़र से देखते थे और अन्य साधारण स्कूल नहीं चाहते थे कि उनकी टीमों पर बोझ पड़े। अधिक लोगों के होने का मतलब था कि सभी को कम संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा विक्रम और अन्य लोग अभी अभी शियानेटियन राज्य में प्रवेश कर चुके थे।
उनकी ताकत औसत थी, इसलिए वे ज्यादा उपयोगी नहीं होते। फिफ्थ हाई स्कूल की छात्र संख्या औसत है। मुझे नहीं पता कि वे इस बार कैसे आ पाए हैं। उन्होंने अभी अभी शियानिटीन अवस्था में प्रवेश किया है, इसलिए उनकी शक्ति बहुत कमजोर है। गुप्त क्षेत्र के लिए यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हम पहले से ही मुश्किल में हैं। अगर हम उन्हें साथ ले भी आए तो भी हम उन तीनों को नहीं ले जा सकते। आसपास के लोगों की फुसफुसाहट सुनकर देवांशी का चेहरा पतला पड़ गया था और इस समय वह लाल हो गया था। पता नहीं वह गुस्से में थी या शर्मिंदा। किशन का चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। केवल विक्रम ही शांत और संयमित था। अगर वह इस समूह के साथ नहीं जाता तो भी ठीक था। कोई भी उसकी स्वतंत्र आवाजाही में दखल नहीं देगा। जब शरीर साधना अकादमी के लोगों ने ये देखा तो उन्होंने एक अजीब लहजे में कहा, मुझे लगता है कि आप तीनों को घर चले जाना चाहिए। गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है। आपकी साधना के स्तर को देखते हुए मुझे डर है कि आप आधे दिन भी वहां नहीं टिक पाएंगे। किशन की हड्डियां चरमरा उठीं। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि विक्रम ने उसे रोक दिया। उसकी काली सफेद आंखों में एक अथाह प्राचीन कुएं जैसी शीतलता झलक रही थी। जिस छात्र ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, उसने एक पल के लिए भी विक्रम की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। उसने मन ही मन सोचा, क्या बकवास है। वह स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभी अभी शियानिटीन राज्य में प्रवेश किया था। बॉडी कल्टीवेशन एकेडमी के लोगों को जाते हुए देखकर किशन ने पेड़ के तने पर मुक्का मारा। शाखाएं और पत्तियां हिल गईं और अनगिनत पत्तियां नीचे गिर गईं। वह क्रोधित हो गया। तुमने मुझे अभी क्यों रोका? देवांशी ने आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या मुझे तुम्हें उनसे बहस करने देना चाहिए था और फिर हालात बेकाबू होते देखना चाहिए था? किशन ने इस बारे में सोचा और यह सच था। बस उसे इसे स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कठोर बातें कही थीं। तो क्या हुआ अगर वे 4 महान अकादमियों से हैं? बीस्ट टैमर अकेडमी के लोगों का रवैया देखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस समूह के लोगों के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं है। वे हम जैसी साधारण अकादमियों को नीचा समझते हैं। विक्रम ने सांत्वना देते हुए कहा, दरअसल ये भी अच्छा है। हमें दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि देवांशी इतनी आशावादी नहीं थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, आप यह नहीं समझते क्योंकि यह आपका पहली बार किसी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश है। हमारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं और हमारी ताकत भी ज्यादा नहीं है। अगर कोई खतरनाक घटना घटती है तो मुझे डर है कि हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। आखिरकार वो पवन और बादल डोजो के निदेशक की बेटी थी। हालांकि पवन और बादल डोजो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और उन्हें मिलने वाले संसाधन बहुत कम थे। देवांशी पहले भी एक गुप्त क्षेत्र में जा चुकी थी, इसलिए वह जानती थी कि यह कितना खतरनाक है। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, तो चलिए चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे सामने आती हैं। किशन पीछे पीछे चल रहा था, कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी, मानो उसने आखिरकार अपना मन बना लिया हो। शांत हो जाओ और सोचो। उन्होंने जो कहा वो सही है। हमारी ताकत वाकई अपर्याप्त है, इसलिए मुझे डर है कि अगर हम गए तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। ये कहने के बाद वह थोड़ा निराश महसूस करने लगा। किशन, जो हमेशा खुद को प्रतिभाशाली समझता था, इस जगह पर कुछ भी नहीं था। इसलिए उसकी हीन भावना में कोई आश्चर्य नहीं था। हालांकि यह असहज था, उसे यह बात माननी ही पड़ी। देवांशी को उसके शब्दों में पीछे हटने का इरादा समझ आ गया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम छोड़ना चाहते हो? किशन ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। रहस्यमय सार गुप्त क्षेत्र खतरों से भरा है। बेहतर होगा कि हम मजबूत होने तक इंतजार करें। प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्र में जाना भी संभव है। उन तीनों में से शायद विक्रम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसमें वहां जाने की हिम्मत थी। अगर किशन वहां गया तो हो सकता है कि वह उन दोनों को भी अपने साथ ले जाए। देवांशी को भी लगा कि उसकी बात में दम है। उसने पूछा, विक्रम, तुम क्या सोचते हो? मैं अब भी वहां जाना चाहता हूं। हालांकि आप लोगों ने जो कहा वह सच है। दूरदराज के इलाकों में प्रशिक्षण लेना भी एक अच्छा विकल्प है। रहस्यमय सार गुप्त क्षेत्र के बाहरी इलाकों में भी प्रशिक्षण स्थल थे। हालांकि इसकी तुलना गुप्त क्षेत्र से नहीं की जा सकती थी, लेकिन बाहरी क्षेत्रों की तुलना में ये कहीं बेहतर था। अकादमियों के कुछ छात्र भी इस स्थान को चुनते थे। देवांशी ने कुछ चिंता के साथ कहा, लेकिन आपके लिए इसे अकेले करना बहुत खतरनाक है। किशन ने भी बगल से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही।
अगर कुछ हो जाए और आपकी देखभाल करने वाला कोई न हो तो क्यों ना आप हमारे साथ बाहरी दुनिया का अनुभव करने चले। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और वैसे भी क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जो जल्दबाजी में कोई काम करेगा। देवांशी और किशन ने विक्रम के अप्रत्याशित तरीकों और उस पालतू जानवर के बारे में सोचा जो स्पष्ट रूप से 2 सितारा प्रतिभा का था, लेकिन उच्च स्तर के अन्य पालतू जानवरों को हराने में सक्षम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने उसे चुनौती देने का साहस किया। शायद उसके पास कुछ और तुरुप के पत्ते भी थे। विक्रम के पैरों के नीचे से एक विशाल जादुई आकृति उभरी। लाल और हरी बत्तियां चमकने के बाद एक तीखी पक्षी की चीख सुनाई दी, बिल्कुल एक नन्हे फीनिक्स पक्षी की चीख जैसी। आकाश में मंडराते स्कारलेट लुवान को देखकर सूर्य की रोशनी में उसके धधकते लाल पंख चमक रहे थे, जिससे वह असाधारण और विस्मयकारी लग रहा था। किशन और देवांशी थोड़े आश्चर्यचकित हुए। क्या आपने इसे हाल ही में पालतू बनाया है? उन्हें याद आया कि विक्रम का पालतू जानवर एक छोटा हरा सांप था। देवांशी ने विक्रम के वैकल्पिक स्वर्ग स्कारलेट लुवान पीक के बारे में सोचा। क्या उसने उसे वहीं वश में किया होगा? जैसा कि उम्मीद थी, उसने विक्रम का जवाब सुना। किशन को आज ही इसके बारे में पता चला। वह अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका और बोला, बच्चे, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हें न सिर्फ एक परलोक मिला, बल्कि एक के साथ 2 मिल गए। काश मैं इतना भाग्यशाली होता। हर कोई कुछ पालतू जानवर रख सकता था। जिसकी ताकत जितनी ज्यादा होती, उतने ही ज्यादा जानवर रखे जा सकते थे। हालांकि किशन और देवांशी को अभी तक कोई ऐसा जानवर नहीं मिला था जो उनके दिल को भाता हो। उन्होंने सोचा कि कोई भी जानवर न रखना किसी भी अनजान जानवर को रखने से बेहतर है, इसलिए अभी तक उनके पास सिर्फ एक ही जानवर है। स्कारलेट लुवान के बारे में ये स्पष्ट था कि भविष्य में इसमें और भी विकास की अपार संभावनाएं थीं। उसके शानदार पूंछ के पंख देखने लायक थे। लुओकिन और देवांशी दोनों ने ही उसकी सुंदरता को पहचान लिया और उनके मन में ईर्ष्या जाग उठी। इसके अलावा लिटिल ग्रीन भी था, जो उच्च स्तर के लोगों को चुनौती दे सकता था। विक्रम का इतना आत्मविश्वास होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। किशन और देवांशी को तुरंत काफी राहत महसूस हुई। अच्छा, इससे ले लो, चोट लगने की स्थिति में ये काम आएगा। देवांशी को अचानक कुछ सूझा और उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल विक्रम के हाथ में थमा दी। देवेंद्र को पहले चिंता थी कि कहीं उसे चोट न लग जाए और कोई दुर्घटना न हो जाए। उसे हल्की सी दवा की खुशबू आ रही थी। ये स्पष्ट था कि यह कोई साधारण दवा की गोली नहीं थी। विक्रम मना करना चाहता था, लेकिन देवांशी की दृढ़ निगाहें देखकर वह मना नहीं कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी सावधान रहना होगा। ठीक है, देवांशी ने धीरे से जवाब दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके बालों में छिपा हुआ कान का निचला हिस्सा चुपके से लाल हो गया था। किशन एक पारदर्शी व्यक्ति की तरह था। उसे लगा कि देवांशी सामान्य से कुछ अलग व्यवहार कर रहा है, लेकिन वह ठीक ठीक कारण नहीं बता पा रहा था। उसने पूछे बिना नहीं रह सका, मेरा क्या? कम से कम हम तीनों तो साथ हैं। विक्रम के पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं? देवांशी का चेहरा फिर से भावहीन हो गया। विक्रम गुप्त लोक में जा रहा है और यह बहुत खतरनाक है। जहां तक तुम्हारी बात है। उसने अपने होंठ सिकुड़े और ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी। उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। लुओकिन, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से 3 लोगों की टीम थी, लेकिन वह इसके लायक नहीं था। किशन और देवांशी को विदाई देने के बाद विक्रम अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड आभाओं के प्रति अधिक संवेदनशील थे और राक्षसी जीवों के निशान आसानी से ढूंढ सकते थे। साथ ही अगर कोई खतरा होता तो वे तुरंत सभी को चेतावनी दे पाते। एक चीख के साथ स्कारलेट लुवान ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक निश्चित दिशा में तेजी से उड़ गया। कुछ ही क्षणों में वह एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया। विक्रम उस दिशा में घूरती रही जहां से वह गायब हुआ था। हो सकता है लिटिल रेड ने कुछ पता लगा लिया हो। उसी समय लिटिल ग्रीन को भी शायद इसका आभास हो गया और उसने भी अपनी गति बढ़ा दी और विक्रम की ओर रास्ता दिखाया। अध्याय 30 3 सिर वाला विस्फोटक मगरमच्छ। अल्पविराम। मजबूत पेड़ आपस में इस तरह लिपटे हुए थे मानो प्राचीन अजगर धरती पर सो रहे हों। फैली हुई शाखाएं और पत्तियां उसकी धड़कन थीं और विकास के छल्ले समय के निशानों के साक्षी थे। विक्रम उनके बीच चलने लगा। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। उसे जमीन पर बने विशाल निशान और वहां से गुजरने वाले किसी जीव के संकेत मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। वह गहरी सोच में डूब गया। ये किसी सरीसृप के पदचिह्न जैसे दिख रहे थे। विक्रम अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से अपने सामने खड़ी आधी ऊंचाई की घास को हटाया।
थोड़ी दूर पर एक सफेद रोशनी बिखर रही थी। जब वह करीब पहुंचा तो उसने पाया कि वह एक झील थी। लिटिल रेड आसमान में मंडरा रही थी। झील इतनी विशाल थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसकी तलहटी भी दिखाई देती थी। वह जंगल में जड़े हुए एक पारदर्शी क्रिस्टल की तरह थी। उसके चारों ओर खड़े विशाल बड़े पत्थर मानो इस जगह की रक्षा करने वाले सबसे वफादार रक्षक हों। विक्रम ने चारों ओर देखा और उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो? उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और देखा कि आसपास का वातावरण शांत था। हरी घास पर किसी भी छोटे जानवर का कोई निशान नहीं था। तर्कसंगत रूप से ऐसे जल स्रोत के पास राक्षसी जानवरों की मौजूदगी का संदेह होना चाहिए था। हालांकि अभी अभी मिले विशाल पदचिह्नों के अलावा उस इलाके में कुछ भी असामान्य नहीं था। वह जगह शांत और निर्मल थी, मानो वह गलती से किसी परिलोक में आ गया हो। यह सही नहीं था। यह जगह बहुत शांत थी, इसीलिए यह इतनी अजीब लग रही थी। विक्रम ने पानी की सतह के बीचों बीच बनने वाली लहरों को नहीं देखा। अंत में वे लहरें बड़ी होती गईं, मानो कुछ बाहर निकलने ही वाला हो। लिटिल रेड की चीख और भी तीव्र हो गई। गरज! एक जोरदार धमाके के साथ झील की सतह से एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई तक पानी उमड़ पड़ा। अनगिनत पानी की बूंदें आसमान में उछल पड़ी, मानो बारिश हो रही हो, जिससे विक्रम की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। पानी से एक विशाल सिर निकला। उसके दांतेदार दांत करीने से व्यवस्थित थे, मानो वह एक ही बार में किसी व्यक्ति को पूरा निगल जाए। उसकी धुंधली, राक्षसी आंखें विक्रम को सीधी रेखा में घूर रही थीं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये वास्तव में एक अतुलनीय रूप से भयंकर विस्फोट करने वाला मगरमच्छ था। अचानक उसने अपना खून से सना मुंह खोला और एक मछली जैसी गंध उसके चेहरे पर लगी। उसी समय हवा में एक अवर्णनीय विचित्र गंध फैल गई और एक गहरा हरा कोहरा छा गया। यह कोहरा स्पष्ट रूप से विषैला था। विक्रम ने देवांशी द्वारा दी गई विषऋण की गोली जल्दी से निगल ली। गहरे हरे रंग की गैस के संपर्क में आने वाले फूल और पौधे तुरंत मुरझा गए, जिससे विष की तीव्रता का पता चलता है। विस्फोटक मगरमच्छ ने सिर्फ अपना सिर बाहर निकाला, उसका अधिकांश शरीर पानी के नीचे छिपा हुआ था। इसलिए विक्रम को यह नहीं पता था कि वह कितना बड़ा था, लेकिन अभी अभी हुई हलचल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका शरीर छोटा तो बिल्कुल नहीं था। वह शियानेटियन स्तर 1 का होना चाहिए। विक्रम स्वयं भी शियानेटियन स्तर 1 पर था, इसलिए उसके लिए इससे निपटना मुश्किल नहीं था। जब तक वह पानी में नहीं जाता तब तक सब ठीक था। आखिरकार पानी उसका गृह क्षेत्र नहीं था। विक्रम को आसानी से हमले से बचते देख मगरमच्छ ने फिर से अपनी पूरी ताकत लगा दी। गहरा हरा कोहरा जहरीले तीरों में बदल गया, जिसने लगभग आकाश और धरती को ढक लिया। गहरे हरे रंग की रोशनी तेज हवा के साथ आए और आगे बढ़ी। ये लगभग अभेद्य अस्तित्व था। विक्रम उसमें से होकर गुजरा। उसका शरीर किसी भूत की तरह था। आध्यात्मिक ऊर्जा फैलकर एक पारदर्शी सुरक्षात्मक कवच बना रही थी, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था। लिटिल रेड कभी कभी आकाश में उड़ने वाले विस्फोटक मगरमच्छ को परेशान करता और उस पर पंजा मारता था। विस्फोटक मगरमच्छ की त्वचा खुरदरी और मांस मोटा था। हालांकि लिटिल रेड उसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सका, लेकिन वह उसके मन को विचलित करने में सक्षम था। स्पष्टतः विस्फोट करने वाला मगरमच्छ भी लिटिल रेड से नाराज था। हालांकि लिटिल रेड के पास पंख थे और उसकी गति भी फुर्तीली थी। वे दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आओ! मगरमच्छ दहाड़ा और लिटिल रेड के हमले का फायदा उठाते हुए अचानक खड़ा हो गया और लिटिल रेड को काटने के लिए झपटा। लिटिल रेड लाल लौ की तरह तेजी से हवा में उड़ गया और अपने कुछ चमकीले लाल पंख गिरा दिए। विक्रम को पानी के नीचे धुंधली सी परछाई दिखाई दी, लेकिन वह स्पष्ट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसे तुरंत एक बुरी आशंका हुई और उसने चुपके से अपनी सतर्कता बढ़ा दी। लिटिल ग्रीन छोटा था और विस्फोट करने वाला मगरमच्छ पानी में था, इसलिए फिलहाल वह किसी काम का नहीं था। विस्फोट करने वाला मगरमच्छ इस समय लिटिल रेड से लड़ रहा था। विक्रम की बात करें तो मगरमच्छ उसे बिल्कुल भी खतरा नहीं मानता था। उसके लिए विक्रम महज एक चींटी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी नजरों में बसी वह चींटी चुपचाप उसके करीब आ चुकी थी। विक्रम ने दोनों हाथों की हथेलियों की ताकत इकट्ठा की और विस्फोटक मगरमच्छ के सिर के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढ निकाला। उसके हाथों से एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी निकली। यह तेज और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। जब तक विस्फोट करते हुए मगरमच्छ ने इसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! ऑक्टेन ब्लास्ट और हेवन डिवोरिंग मायरीड फेजार्ट एक ही समय पर सक्रिय हो गए।
ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ गिर रहा हो। आसमान और धरती उलट-पुलट हो गए, मानो वे फटते हुए मगरमच्छ के सिर से टकराए हों। ऐसा लगा जैसे आतिशबाजी हो रही हो। हड्डियां टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। विस्फोट करने वाले मगरमच्छ का सिर सीधे पानी में गिरा, जिससे एक जोरदार छपछपाहट हुई। हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर पानी की सतह पर तैर रहा था और डूबा नहीं। लिटिल रेड नीचे की ओर चक्कर लगा रही थी, ये जानने की चाह में कि आखिर क्या हो रहा है। विक्रम ने उस जगह की ओर देखा जहां उसे परछाई दिखी थी। दोनों परछाइयां वहां नहीं थीं। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, सावधान रहो। लगभग उसी समय पानी चारों दिशाओं में उछला। एक और सिर बाहर निकला। उसके नुकीले दांत लिटिल रेड की गर्दन को काटने ही वाले थे, लेकिन अचानक विक्रम ने उन्हें रोक दिया। उसने अनिच्छा से अपना मुंह खोला और लिटिल रेड की ओर कुछ बर्फीले तीर चलाए। जहां भी वे तीर गुजरे वहां का तापमान भी गिर गया। लिटिल रेड की उड़ने की गति तब धीमी हो गई जब उसके पंख बर्फ से टकराए। विस्फोट करने वाले मगरमच्छ की निगाह विक्रम पर पड़ी। इस बार उसकी दैत्य आंखों में लालिमा और क्रूरता की चमक थी। उसकी निगाहें ऐसी थीं मानो वह विक्रम की खाल उतारकर उसकी नसें नोच लेना चाहता हो। अभी अभी हुए उस विस्फोटक मगरमच्छ के वास्तव में दो सिर थे। अगर विक्रम ने याद न दिलाया होता तो लिटिल रेड का सिर अब तक काट दिया गया होता। वह आदमी और वह जानवर दोनों थोड़े हैरान थे, लेकिन विक्रम को लगा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसके पीछे से एक सिहरन सी महसूस हुई, मानो कोई खतरनाक चीज पास आ रही हो। विक्रम जल्दी से एक तरफ लुढ़क गया और तभी आसमान से एक विशाल आग का गोला नीचे आया, जिससे तुरंत एक गहरा गड्ढा बन गया। बगल से एक और सिर बाहर निकला। 3 सिर वाला विस्फोटक मगरमच्छ। यहां तक कि विक्रम भी चौंकने से खुद को रोक नहीं पाए। इसमें 3 सिर थे, एक विषैली धुंध, एक बर्फीला टुकड़ा और एक भयंकर आग। प्रत्येक सिर शियानिटियन स्तर 1 पर था और साथ मिलकर वे स्तर 3 से ऊपर थे। अगर अभी अभी किसी का सिर धड़ से अलग न हुआ होता तो इससे निपटना और भी मुश्किल होता। विस्फोट करने वाले मगरमच्छ को अपनी पिछली लापरवाही के कारण काफी चोटें आई थीं। हालांकि वह विक्रम से बेहद नफरत करता था, फिर भी उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। स्पष्ट रूप से उसकी बुद्धि भी कम नहीं थी। विक्रम तट के किनारे पहाड़ पर खड़ा था जबकि विस्फोटक मगरमच्छ पानी में था। आदमी और जानवर ने एक दूसरे को देखा और माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि इसके बाद एक भयंकर युद्ध होगा।